आइए दोस्तों, अब फास्ट ट्रिक के अंदर हम हमारा जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्टार्ट करने जा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको डिफरेंट तरीके की जो सिक्योरिटीज़ होती है कंपनी की, जैसे कि डिबेंचर्स हो गया, शेयर्स हो गया, शेयर्स में भी इक्विटी प्रेफरेंस, तो इन सब के हमें कॉस्ट निकालना होता है। बेसिकली इसी बेस पे ये चैप्टर है। फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स है तो डिबेंचर्स की कॉस्ट कैसे निकाले उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और हमारे पास में उसकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। उसी तरीके से सेम एज प्रेफरेंस के लिए भी है और इक्विटी के लिए भी है। ठीक है, इसका कॉस्ट निकालते ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। चैप्टर में बेसिकली ये सारी कैपिटल जो होती है कंपनी की, उसी की हमें यहाँ पे कॉस्ट परसेंटेज निकालनी होती है। इसी पे बेस है ये पूरे का पूरा चैप्टर। एक एक करके सिक्योरिटी देखेंगे। सबसे पहले हम सिक्योरिटी स्टार्ट करते हैं डिबेंचर से, उसके बाद प्रेफरेंस देखेंगे, उसके बाद इक्विटी शेयर्स देखेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डिबेंचर्स देखते हैं। डिबेंचर्स जैसे ही आपको समझ में आ जाएगा, प्रेफरेंसेस सेम वही फॉर्मूला यूज़ करेगा। ठीक है, तो प्रेफरेंसेस तो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप डिबेंचर्स क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिबेंचर्स हम देखेंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस में आप देखेंगे सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो डिबेंचर्स का आप फॉर्मूला याद करेंगे, प्रेफरेंसेस का ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले डिबेंचर्स देखें तो डिबेंचर्स में दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं जो कि आपको पहले से ही पता है, काफ़ी पहले से हम पढ़ के आते हैं। ठीक है, बेस लेवल से। तो यहाँ पे आपको पता है कि दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, एक इरिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं, दूसरे रिडीमेबल डिबेंचर्स आपको देखने को मिलते हैं। दो तरीके के डिबेंचर्स होते हैं, दो तरीके के प्रेफरेंसेस होते हैं। प्रेफरेंसेस में भी उसी तरीके से इरिडीमेबल और रिडीमेबल। ठीक है, तो यहाँ पे इसी बेस पे फॉर्मूला क्रिएट किए गए हैं। अगर इरिडीमेबल डिबेंचर है तो उसका थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला रहेगा, और रिडीमेबल है तो उसका बड़ा फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, याद करने का तरीका का यहाँ पे इरिडीमेबल है तो छोटा वाला फॉर्मूला, रिडीमेबल है तो बड़ा वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखिए, सबसे पहले इरिडीमेबल डिबेंचर्स है तो क्या फॉर्मूला होगा। बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। यहाँ पे कहता है कि इरिडीमेबल डिबेंचर मतलब कि कभी वो रिडीम होने वाले ही नहीं है। एक बार इशू कर दिया तो काम खत्म, बस उस पे जो इंटरेस्ट पे करना है वो हम करते रहेंगे और बस। वो कभी रिडीम नहीं होने वाले, इसका मतलब है वो इरिडीमेबल डिबेंचर है। जबकि रिडीमेबल डिबेंचर्स होते हैं तो वो टाइम बेस्ड होते हैं, मतलब कि 5 साल 10 साल, उसके बाद वो रिडीम हो जाते हैं। मतलब कि उसके बाद कंपनी जो है उसे पेमेंट कर देती है और रिडीमेबल जो अपने डिबेंचर्स है उसे वापस से परचेस कर लेती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ होती है रिडीमेबल और इरिडीमेबल डिबेंचर्स के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इरिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करें, सबसे पहले अगर इरिडीमेबल डिबेंचर्स की बात करें तो इरिडीमेबल डिबेंचर्स का यहाँ पे फॉर्मूला कहा है कि आपको करना है क्या। कहता है कि आई मतलब कि इंटरेस्ट, आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया है कि आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। आई को आपको इंटू करना है 1 - टी। टी का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टी का मतलब होता है टैक्स। आई इंटू 1 - टी करना है, डिवाइड बाई एन पी। एन पी का वो मतलब होता है नेट प्रोसीड। अब नेट प्रोसीड का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर आप डिबेंचर्स को फ्रेश इशू कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हैं और वो डिबेंचर इरिडीमेबल है, फिर से एक बार, अगर डिबेंचर इरिडीमेबल है, उसकी आप कॉस्ट निकालना चाहते हो और वो आप जो डिबेंचर्स जिसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो वो फ्रेशली आपने इशू करे हैं, अभी अभी इशू करे हैं, तो एनपी मतलब कि नेट प्रोसीड आपको लेना है इशू प्राइस। ठीक है, नेट प्रोसीड अगर आपको निकालना है तो यहाँ पे इशू प्राइस लेंगे अगर वो फ्रेश इशू है तो। लेकिन अगर डिबेंचर्स ऑलरेडी आपने इशू कर रखे हैं 2 साल पहले, 3 साल पहले, 1 साल पहले, और आपने जो है उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो, मतलब कि इसका मतलब हुआ कि ये डिबेंचर्स ऑलरेडी इशू है और उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो, तो उस केस में आपको एनपी लेना है करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस आपको क्वेश्चन में ही गिवन होगा। करंट मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे नेट प्रोसीड की जगह लेना है। यहाँ पे डिवाइड बाई जो नेट प्रोसीड करते हैं उसकी जगह आपको क्या लेना है, करंट मार्केट प्राइस। तो नेट प्रोसीड का मतलब क्या हुआ, नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशू प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस। इशू प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस हम कब लेते हैं, जब हमारा फ्रेश इशू होता है। ठीक है, तो हम इशू प्राइस लेंगे और ऑलरेडी इशू है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन होगा आपको चीज़ें, वहाँ से आपको डिसाइड करना है कि ऑलरेडी इशू है या फिर फ्रेश इशू है। ऑलरेडी इशू है तो करंट मार्केट प्राइस लेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस गिवन ना हो, मतलब कि क्वेश्चन में कहा है कि हमने डिबेंचर्स तो ऑलरेडी 5 साल पहले, 2 साल पहले इशू कर रखे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे भी करंट मार्केट प्राइस नहीं है, तो उस केस में हम इशू प्राइस को ही लेके चलेंगे।
ठीक है, इशू प्राइस को ही लेके चलना है। अगर करंट मार्केट प्राइस नहीं है, करंट मार्केट प्राइस है तो फिर तो वही लेना है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला रहता है। फिर से एक बार देख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला है यहाँ पे आई इंटू करना है 1 माइनस टी डिवाइड बाई एन पी करना है, डिवाइड बाई एन पी। ठीक है, तो आई इंटू 1 माइनस टी डिवाइड बाई एन पी, ये आपका फॉर्मूला है। आई का मतलब है इंटरेस्ट, टी का मतलब है टैक्स, एन पी का मतलब है नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में ध्यान से सुनिएगा, नेट प्रोसीड का मतलब होता है इशू प्राइस या फिर करंट मार्केट प्राइस। इशू प्राइस आपको कब लेना है, जब फ्रेश इशू हो, और करंट मार्केट प्राइस तब लेंगे जब ऑलरेडी इशू है। इसी पे बेस एक क्वेश्चन है यहाँ पे मैंने दे रखा है, यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 5 साल पहले, यही मेन पॉइंट है, हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं। 5 साल पहले का इशू है, ठीक है, मतलब कि ये ऑलरेडी इशू है। ओके, आके कहता है कि सोना लिमिटेड है, इशू करते हैं 12% वाले इरिडीमेबल डिबेंचर्स। तो ये दूसरा पॉइंट है, इरिडीमेबल है डिबेंचर्स। ठीक है, डिबेंचर्स दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कहा है कि ये इरिडीमेबल डिबेंचर्स है। ठीक है, इसके बाद कहा गया है कि इशू किया था हमने 103 रुपीज़ के हिसाब से, प्रीमियम था इसमें 3 रुपये, मतलब कि 103 रुपये जो आपको दिख रहा है इसमें 3 रुपये प्रीमियम है और 100 रुपये जो है उसकी फेस वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको दे रखा है, देखिए पार वैल्यू 100 रुपये है और 3 रुपये प्रीमियम है, कुल मिला के 103 में हमने इशू किया था, कब, 5 साल पहले। इसके बाद कहता है कि करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस डिबेंचर्स 94 रुपीज़ है, मार्केट प्राइस आपको दे रखी है। ठीक है, इसके बाद कंपनी पे कॉरपोरेट टैक्स, टैक्स आपको दे रखा है, टैक्स रेट जो है वो 35% आपके पास में है। कहता है कैलकुलेट करिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। पूरा चैप्टर ही आ गया, चैप्टर का यहाँ पे हमें करना क्या है, इस चैप्टर में सिंपली कॉस्ट निकालनी है तरह तरह की कैपिटल की। फिलहाल हम डिबेंचर्स की बात कर रहे हैं, तो डिबेंचर्स में दो तरीके के होते हैं, इरिडीमेबल और रिडीमेबल। क्वेश्चन ने कह रखा है कि ये इरिडीमेबल डिबेंचर, उसकी कॉस्ट हमें निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला आपके पास में है, आप यहाँ पे देखिए, फॉर्मूला आपके पास में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, फॉर्मूला का मतलब यहाँ पे सिंपली हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हमारा यहाँ पे मैं लिख दूँ तो यहाँ पे सोल्व करते हैं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला है आपका कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, जिसे हम के डी इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है कि के डी शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आपको आंसर में कंपलसरी ये लिखना पड़ेगा कि के डी का मतलब क्या है, आपका कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको प्रोवाइड कर रखा है, इस तरीके से लिखना होगा। इसके बाद आप इसका फॉर्मूला पुट करिए, आई इंटू 1 माइनस टी और डिवाइड बाई आपको करना है नेट प्रोसीड। ठीक है, डिवाइड बाई एन पी। आई इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का मतलब होता है आपका कितने परसेंट वाले डिबेंचर्स है, तो आपको यहाँ पे दे रखा है 12% वाले डिबेंचर्स ही ये 12% वाले डिबेंचर्स है जो आपको यहाँ पे देखना होता है। तो ये आपका इंटरेस्ट रेट होता है। जब भी आपको कहा जाए कि 12% डिबेंचर्स है, 8% डिबेंचर्स है, तो ये जो परसेंटेज है वो आपका इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब कि इतने परसेंट के हिसाब से कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर्स होल्डर को। ठीक है, तो यहाँ पे 12% जो आपको दे रखा है इरिडीमेबल डिबेंचर्स, 12% इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट आपका पे होता है ऑलवेज फेस वैल्यू पे। ठीक है, ये ऑलरेडी अकाउंट्स के अंदर आप पढ़ के आते हैं, जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, कि अगर इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है, इंटरेस्ट रेट किस पे होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं बताता, हमें पता होना चाहिए कि पार वैल्यू, मतलब कि जो फेस वैल्यू होती है उसी पे ही इंटरेस्ट पे किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए 12% वाले डिबेंचर से 100 रुपये इसकी पार वैल्यू है, तो 100 इंटू 12%, 100 इंटू 12% कितना आएगा, 100 इंटू 12%, तो ये आपका इंटरेस्ट रुपीज़ आ जाएगा ₹12। ठीक है, तो ये 12 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, ये 12 रुपीज़ आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 रुपीज़ आप पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे कंपलसरी रुपीज़ का साइन लिखना भूलना नहीं है, यहाँ पे मैं भी लिख देता हूँ ₹12। ठीक है, ₹12 इंटू करेंगे 1 माइनस टी, टी का मतलब होता है टैक्स। ठीक है, टैक्स रेट कितना है, 35%, तो 35% हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस 35% और नेट प्रोसीड, तो नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, या तो इशू प्राइस या तो मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे देखिए तो ये ऑलरेडी इशू है, 5 साल पहले की ये बात है जब हम इरिडीमेबल डिबेंचर्स इशू किए थे 103 के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी इशू है, ऑलरेडी इशू होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन है क्या। अगर मार्केट प्राइस नहीं गिवन है तो इशू प्राइस लेंगे, वरना इशू प्राइस नहीं लेना, तब मार्केट प्राइस ही लेना अगर गिवन है तो
तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने देख लिया कि ऑलरेडी इशू है, मतलब कि हमें मार्केट प्राइस की ज़रूरत है। क्वेश्चन में क्या मार्केट प्राइस गिवन है? आंसर इज यस, 94 गिवन है। अगर ये नहीं गिवन होता तो 103 ले लेते इशू प्राइस, लेकिन ये गिवन है तो 94 रुपीज़ ही लेना है क्योंकि ऑलरेडी इशू है। तो ₹94, इसे सोल्व करेंगे आपके पास में आंसर आएगा 8.30%। ठीक है, यही आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा 8.30%। ठीक है, ये आपका आंसर। ओके, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, 5 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं इतने छोटे से अगर पूछे गए हैं तो। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर 5 नंबर के भी बन सकते हैं, 10 नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है, जो हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बाद में देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा इरिडीमेबल डिबेंचर्स का क्वेश्चन। ठीक है, उससे रिलेटेड फॉर्मूला। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर डिबेंचर्स की बात है, चाहे वो इरिडीमेबल है रिडीमेबल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर डिबेंचर्स की बात करें तो वहाँ पे कई बार क्वेश्चन में फ्लोटिंग कॉस्ट देता है, जिसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी कह सकते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट आपको गिवन होता है। ठीक है, तो फ्लोटेशन कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट होती है? तो क्वेश्चन में अगर फ्लोटेशन कॉस्ट गिवन है, उसकी ट्रीटमेंट सिंपल है। आपको जो नेट प्रोसीड लेना है, इशू प्राइस या फिर जो भी मार्केट प्राइस लेना है, उसमें से आपको फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं, तो एग्जांपल मैं ले लेता हूं यहाँ पे कि इसी क्वेश्चन में आपको फॉर एग्जांपल फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है। फ्लोटेशन कॉस्ट नॉर्मली आपको परसेंटेज में गिवन होगी। ऐसे क्वेश्चन हम फुल फ्लेज देखेंगे तब आपको देखने को मिलेगा, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए मैं आपको डिस्कस कर दूं, वापस फिर देखना ही है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दिया होगा, ऐसे क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो फ्लोटेशन कॉस्ट एग्जांपल में ले लेता हूँ, आपको फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखा है फॉर एग्जांपल 2%। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर कहा हो फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमारे पास 2%, तो हमें क्या करना है? 2% सिंपली माइनस कर देना है इस 94 में से। 94 क्या है? नेट प्रोफिट। नेट प्रोफिट में से हमें माइनस कर देना होता है क्या? फ्लोटेशन कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास में रियल आंसर माना जाएगा। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट से रिलेटेड तो मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन भी आपको दिखाऊंगा, तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने बस यहाँ पे जो आपके पास में पॉइंट लिख रखा था इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लोटेशन कॉस्ट की क्या ट्रीटमेंट है अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको जो है फ्लोटेशन कॉस्ट की एक ट्रीटमेंट बता दी है, वापस से इसे डिस्कस हमें करना होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा आपका, तो वहाँ पे आप देखेंगे। राइट, तो ये आपके पास में इरिडीमेबल डिबेंचर से रिलेटेड पॉइंट खत्म होता है जो कि आपके सामने है। ठीक है, इसके बाद रिडीमेबल डिबेंचर से रिलेटेड बात करते हैं। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब होता है कि कंपनी जो डिबेंचर आज इशू कर रही है वो फिक्स पीरियड के लिए है, मतलब कि 10 साल, 15 साल, 20 साल। ठीक है, तो इतने पीरियड के बाद कंपनी वो डिबेंचर वापस परचेज कर लेगी और उसके बदले जो भी पैसा डिसाइड किया है वो पे कर देगी। इसे हम कहते हैं रिडीमेबल। इरिडीमेबल का मतलब होता है कभी हम रिडीम ही नहीं करने वाले, कभी पैसा देंगे ही नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करेंगे। जबकि रिडीमेबल में ऐसा नहीं होता, जितने पीरियड के लिए इशू किया है उतने पीरियड का इंटरेस्ट पे करेंगे और उसके बाद जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होता है उसके बदले हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स की। रिडीमेबल डिबेंचर कॉस्ट ऑफ, तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि रिडीमेबल डिबेंचर है उसकी कॉस्ट निकालिए, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला क्या पुट करना है? तो देखिए, जो इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला था वो तो सेम यहाँ पे आएगा ही आएगा, प्लस इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है। जैसे कि यहाँ पे आई इंटू वन माइनस टी था, तो यहाँ पे वो चीज़ तो लिखनी है, आई इंटू वन माइनस टी। आई का मतलब इंटरेस्ट, टी का मतलब टैक्स रेट, वो आपको पता ही है। इसमें आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है। क्या चीज़ करना है? आर वी माइनस एन पी करना है और डिवाइड बाई एन करना है। अब आर वी का मतलब क्या होता है? आर वी का मतलब होता है रिडिम्पशन वैल्यू। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। आर वी का मतलब क्या होता है? आर वी का मतलब होता है रिडिम्पशन वैल्यू। ठीक है, जब हम रिडीम करने वाले तो कितने पे रिडीम करेंगे? ठीक है, वो चीज़ होती है आर वी। आर वी का मतलब रिडिम्पशन वैल्यू। एन पी का मतलब होता है नेट प्रोसीड, जो कि आपको पता ही है, मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है। वहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे भी वापस से आपको दिखा दिया है कि नेट प्रोसीड हो सकता है इशू प्राइस हो सकता है करंट मार्केट प्राइस। अगर फ्रेश इशू है तो इशू प्राइस लेना है, अगर ऑलरेडी इशू है तो करंट मार्केट प्राइस लेना है, वही है आपका एन पी, नेट प्रोसीड। ठीक है, डिवाइड बाय एन करना है। एन का मतलब होता है ईयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है,
एन का मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब होता है कि कितने साल के लिए आप डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 10 साल के लिए किया है, 15 साल के लिए, तो 10 साल के लिए किया है तो एन यहाँ पे 10 साल लेना है, ठीक है, 10 ईयर्स, इस तरीके से होता है, राइट। इसके बाद डिवाइड करना है इस सभी को, डिवाइड करना है आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एवरेज लेना है बेसिकली, और कुछ नहीं है। आर वी मतलब रिडीम्शन वैल्यू, एन पी मतलब कि नेट प्रोसीड, जो कि हो सकता है इशू प्राइस हो सकता है करंट मार्केट प्राइस, इसे डिवाइड बाई करना है 2, ठीक है। इसे डिवाइड बाई क्या करना है 2, तो ये आपका पूरे का पूरा फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। फिर से एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला हमने देखा, इरिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला होता है आई इंटू 1 - टी डिवाइड बाई एन पी, ठीक है। इसी बेस पे रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला है। डिबेंचर रिडीमेबल डिबेंचर्स में थोड़ा बहुत ऐड ऑन होता है, वो चीज़ जो हम इरिडीमेबल में पढ़ के आ रहे हैं वो चीज़ तो यहाँ पे है ही है। अब देखिए आई इंटू 1 - टी करना ही करना है, प्लस करेंगे इसमें आर वी मतलब कि रिडीम्शन वैल्यू, माइनस यहाँ पे माइनस है, डिवाइड बाई जब करेंगे वहाँ पे प्लस है, इतनी चीज़ याद रखिएगा। तो आर वी माइनस एन पी, एन पी का मतलब नेट प्रोसीड, डिवाइड बाई करेंगे एन, ठीक है, डिवाइड बाई करेंगे एन, और फुल डिवाइड बाई हम यहाँ पे करेंगे आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद रखेंगे, ठीक है। दो फॉर्मूले अभी तक हुए हैं, पहले इरिडीमेबल का, दूसरा फॉर्मूला हुआ है रिडीमेबल का। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद है तो सारे ही क्वेश्चन आप बड़े आराम से सोल्व कर पाएंगे। और ये दो फॉर्मूला याद करोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स का ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे याद हो जाएगा, क्योंकि वही फॉर्मूला यहाँ पे रिपीट होंगे, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स में सेम फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा, बस छोटा मोटा चेंजेस है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये चीज़ भी सेम है। अगर आपका फ्लोटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, तो उसकी क्या ट्रीटमेंट रहेगी, एनपी में से, नेट प्रोसीड में से आप उसे माइनस कर देंगे, ठीक है। ये तो सभी में सेम रहेगा, फ्लोटिंग कॉस्ट का एक ही ट्रीटमेंट होता है, चाहे कहीं पे भी गिवन है, कोई भी सिक्योरिटी, डिबेंचर है, प्रेफरेंसेस है, अगर फ्लोटिंग कॉस्ट गिवन है तो हमें नेट प्रोसीड में से उसे माइनस कर देना है, ठीक है। सिर्फ एक ऐसा केस है जहाँ पे हम फ्लोटिंग कॉस्ट को इग्नोर करते हैं, वो है रिटेंशन मनी, जो कि अभी हमें नहीं पढ़ना है, वो पॉइंट बाद की बात है जब हम इक्विटी शेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ताकि हम जब वापस से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। अभी तो फ्लोटिंग कॉस्ट से रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, बस यहाँ पे आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि फ्लोटिंग कॉस्ट से रिलेटेड मैं तो पूरे का पूरा क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन है हमारे पास में, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उससे रिलेटेड कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल के लिए हमें क्या याद रहा, हमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रहा कि इरिडीमेबल डिबेंचर्स का क्या फॉर्मूला होता है और रिडीमेबल डिबेंचर्स का क्या फॉर्मूला होता है, इतनी चीज़ें हमें याद रही है, और चीज़ें ठीक है, चलो समझ लिए, ठीक है ना। बस यहाँ पे ध्यान रहे, एनपी का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इशू प्राइस कब लेना है, करंट मार्केट प्राइस कब लेना है, ठीक है। इस पे बेस हमारा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि यहाँ पे एक कंपनी है, इशू करती है 10,000 10% वाले डिबेंचर्स, ठीक है, ओके। इसके बाद यहाँ पे कहता है 100 रुपीज़ वाले हैं, प्रीमियम पे हमने इशू किया था, 10% प्रीमियम था इसमें, ठीक है। इसके बाद कहता है कि ऑन 1 अप्रैल 2023 टू आपका 1 अप्रैल 2028 के लिए, मतलब कि हमने 2023 में ऑलरेडी इसे इशू कर दिया, और जो मैच्योर हो गए 2028 को, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमें ये समझ आता है, इस चीज़ से क्या समझ आता है, इस पीरियड से हमें ये पता चलता है कि डिबेंचर जो है वो फिक्स टाइम पीरियड के लिए है। अगर डिबेंचर फिक्स टाइम पीरियड के लिए है तो बताइए वो इरिडीमेबल है या फिर रिडीमेबल है। सर ऑब्वियसली सीधी सी बात है, अगर टाइम पीरियड फिक्स है इसी का तो मतलब होता है कि रिडीमेबल डिबेंचर से, ओके। तो इतनी बात हमें समझ में आ गई कि ये रिडीमेबल डिबेंचर से अगर फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो किसका होगा, रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है डिबेंचर विल बी रिडीम ऑन मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पे डिबेंचर जो है वो रिडीम हो जाएंगे, और आपको कहा है कि कैलकुलेट करिए कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स अगर टैक्स रेट जो है वो 35% है तो, ठीक है। तो सिंपली हमें ये पता चल गया है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला पुट करना है। रिडीमेबल डिबेंचर्स का यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मूला पुट करेंगे, ठीक है। अब डिबेंचर्स है तो हम इसे साइन क्या देते हैं, के डी, ठीक है, के डी हम इसे साइन देते हैं, आप ये लिख सकते हैं, लेकिन के डी का फुल फॉर्म यहाँ पे आपको इसका मतलब क्या होता है लिखना होगा, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। वही फॉर्मूला है, आप देख लीजिए, आई इंटू 1 - टी करना है, प्लस करना है आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन, और आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला के लिए हम सारी की सारी वैल्यू सबसे पहले क्वेश्चन से निकालेंगे और पुट करेंगे, आपके सामने आंसर आ जाएगा।
सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं। आई का मतलब है 35%। आई का मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पे है आपका 10%। ठीक है, इंटरेस्ट कितना है 10%। 10% किसका होता है, ऑलवेज फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं भी दे रखी तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 100 रुपीज़ होगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिबेंचर्स 100 रुपीज़ वाले हैं, 10% प्रीमियम के हिसाब से हमने इशू किए थे। ठीक है, तो फेस वैल्यू क्या रहा 100, तो 100 इंटू 10% मतलब कि आई कितना रहा, आई रहा आपका 10 रुपीज़। ठीक है, आई आपका 10 रुपीज़ रहा। ठीक है, आई आपका 10 रुपीज़, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10 रुपीज़। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करें 1 माइनस टी। टी टैक्स रेट ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, टैक्स रेट आपको ऑलरेडी गिवन है 35%। ठीक है, तो टी आपको टैक्स रेट ऑलरेडी गिवन है, 35% आपका टैक्स रेट रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन। तो आर वी का मतलब होता है रिडीम्शन वैल्यू, कितने पे रिडीम करने वाले हैं। तो इसने क्वेश्चन में कहा है कि डिबेंचर विल बी रिडीम ऑन मैच्योरिटी, लेकिन कितने में करने वाले हैं वो यहाँ पे नहीं गिवन है। और जब क्वेश्चन ये नहीं बताता कि रिडीम कितने पे होंगे तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि रिडीम जो है ऑलवेज फेस वैल्यू पे होंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में रिडीम्शन वैल्यू की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एट अ पार रिडीम हो जाएगा। ठीक है, पार का मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम हो जाएंगे। तो फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ पे आपका रिडीम होगा, ये हम एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बताता कि कितने में इशू होने वाला है, ठीक है, मतलब रिडीम होने वाला है, तो 100 रुपीज़ में हम मान के चलते हैं कि 100 रुपीज़ में हो जाएगा। एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से करना है। अगर क्वेश्चन में कहा नहीं है कि मैच्योर होने पे रिडीम्शन कितने में करने वाले हैं, अगर नहीं गिवन है तो फेस वैल्यू ले लेंगे। फेस वैल्यू 100 है, हमने यहाँ पे रिडीम्शन वैल्यू 100 पुट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद एन पी, आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन। तो एन पी नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड के वक्त हम यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या शेयर्स हमने ऑलरेडी इशू कर रखे हैं, कि ऑलरेडी इशू है या फिर फ्रेश इशू है। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में कहीं पे भी मार्केट प्राइस तो गिवन ही नहीं है। अगर गिवन है ही नहीं तो हमें ये देखना ही नहीं पड़ता कि ऑलरेडी इशू है या फिर इशू प्राइस। ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं गिवन होता है तो हम इशू प्राइस ले लेते हैं कि जितने में इशू किया था। अब इशू कितने में किया था, तो 100 रुपीज़ वाले डिबेंचर से 10% प्रीमियम के हिसाब से इशू किया था, मतलब कि 100 प्लस 10%। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 110। ठीक है, ये इशू प्राइस ही हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, एनपी नेट प्रोसीड। ठीक है, तो नेट प्रोसीड आप यहाँ पे देख सकते हैं 110। ठीक है, यहाँ पे मार्केट प्राइस वगैरह कुछ दे ही नहीं रखा है तो हमें कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, जो इशू प्राइस है वही आपका नेट प्रोसीड बन जाएगा। ठीक है, और एन का मतलब होता है कि कितने साल के लिए हमने इशू किए हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2023 से लेके 2028 तक। ठीक है, तो 23, 24, 25, 26, 27, 28 तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ठीक है, तो टोटल कितने ईयर्स हो गए, तो 1 2 3 4 5 ईयर्स हो चुके हैं, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एन इज इक्वल टू कितने होंगे 5 ईयर्स। ठीक है, तो 5 साल के लिए हमने यहाँ पे इशू किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल यहाँ पे इज इक्वल टू एन। तो यहाँ पे एन इज इक्वल टू सारी चीज़ें हमें मिल चुकी है। आई कितना है 10 रुपये, टी कितना है 35%, आरवी मतलब कि रिडीम कितने में करने वाले कुछ भी नहीं कहा है तो 100 रुपीज़ हमने एज्यूम कर लिया था। एनपी मतलब कि नेट प्रोसीड, इशू प्राइस हो सकता है, करंट मार्केट प्राइस हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस है ही नहीं, तो सीधी सी बात है इशू प्राइस जो होगा वही हमारा एनपी होगा। तो इशू प्राइस कितने में था 100 प्लस 10%, 110। इशू प्राइस हमने ले लिया 110। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हमने आगे देखा एन। एन का मतलब होता है कितने साल के लिए हमने यहाँ पे इशू किए हैं डिबेंचर्स। तो यहाँ पे कहता है कि 5 साल के लिए डिबेंचर्स है, वो हमने यहाँ पे ले लिया और 5 साल लिख लिया और काम खत्म। बस सिंपली आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है और आपके पास में आंसर आ जाएगा 4.28%। ठीक है, ये आप सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेटर में ही सोल्व करना है, इसलिए मैं यहाँ पे करवा नहीं रहा हूँ। ठीक है, सीधी सी बात है, सारी वैल्यू मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है और आंसर लेके आना है। ठीक है, चलिए इसके बाद इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 3 एक और यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड करा है। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। सेम क्वेश्चन है, ऊपर जैसे हमने पढ़ा वही क्वेश्चन आपको सेम देखने को मिलेगा, बस एक छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पे देखनी है। बेसिकली ऊपर का क्वेश्चन देखेंगे तो सेम आपको चीज़ें देखने को मिलेगी कि एक कंपनी है, इशू करती है 10,000 शेयर्स, 10 रुपये 10% वाले हैं डिबेंचर्स, 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से हमने इशू किया है। इस बार एट अ पार इशू करा है, प्रीमियम के हिसाब से नहीं किया है। ऊपर के क्वेश्चन में प्रीमियम के हिसाब से था, 110 में हमने इशू किया था। इस बार हमने क्या कहा है
इस बार हमने इसने यहाँ पे कहा है कि एट अ पार ही हमने इशू किया है, ठीक है। अब इशू कब किया है? 2018 को, 1 अप्रैल 2018 को, जो कि मैच्योर हो जाएंगे ऑन 1 अप्रैल 2028। मतलब कि कितने साल होते हैं आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कितने साल होते हैं, 28, 29, ठीक है, सॉरी 18 है यहाँ पे, 2018 से लेके तो 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 नहीं लेना क्योंकि 28 तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। तो ये कितने ईयर्स होते हैं आपका यहाँ पे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे ईयर अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कुछ 10 साल जैसा आ रहा है, ठीक है, 10 ईयर्स, ठीक है। 10 ईयर्स के लिए हमने जो है यहाँ पे इसे रिडीम किया है। ओके, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तो हमने इतना पढ़ा, तो इससे हमें ये पता चला कि 10 साल के लिए हमने जो है ये शेष डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि एन इज इक्वल टू कितना होगा? 10 साल। ओके, आगे पढ़ते हैं। कहता है कंपनी वांट टू नो द कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेप्थ, मतलब कि हमने जो ये इशू कर रखे डेप्थ उसकी कॉस्ट जानना चाहती है कंपनी, ठीक है। तो भाई कितने रिडीमेबल है, हमें इससे तो ये पता चल गया है रिडीमेबल डिबेंचर्स है। अगर उसकी कॉस्ट जानना चाहते हो तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे, कॉस्ट आपके सामने आ जाएगा। लेकिन कहता है कि हमें जो एग्जिस्टिंग डेप्थ है उसकी कॉस्ट तो जानना है, लेकिन ऑन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे कहता है ऑन 1 अप्रैल 2023, मतलब कि 1 अप्रैल 2023 को कितनी यहाँ पे जो है आपके पास में कॉस्ट रहेगी वो जानना है। मतलब कि रिडीम तो 28 में ही होने वाला है, 2028। मतलब कि ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि 2018 में हमने इशू किया, 2028 को वो रिडीम होगा, मतलब कि पूरे 10 साल यहाँ पे हमने कैलकुलेट भी किए, पूरे 10 साल यहाँ पे लगेंगे। लेकिन कंपनी 2023 को ये जानना चाहती कि आज उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी कॉस्ट क्या रहेगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कहता है कि मार्केट प्राइस आपको इस बार गिवन है, ठीक है, मार्केट प्राइस गिवन है 80 रुपीज़, और कहता है कैलकुलेट कीजिए कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स अगर 35% टैक्स रेट है तो। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालना है तो क्या रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल। सबसे पहला स्टेप तो यही रहता है, ठीक है। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स है या फिर इरिडीमेबल, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो इससे हमें पता चला कि मैच्योर होने वाले, और मैच्योर मतलब रिडीम होने वाला है, तो ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है, सबसे पहले हमें ये पता चला। ओके, तो सबसे पहले हमने ये पता लगाया कि ये रिडीमेबल है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला यूज़ होगा। सेकेंड पॉइंट, सबसे पहले रिडीमेबल का हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, ठीक है। फॉर्मूला पुट करने से हमें यहाँ पे सारी चीज़ें हमने लिख ली कि आई इंटू 1 - टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन, और फुल डिवाइड बाई होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला पुट करा। सेकेंड स्टेप रहेगा, आप वैल्यू लीजिए, सबकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एक एक करके। इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दे रखा है 10% वाले डिबेंचर्स है, ठीक है, और 10% ऑलवेज फेस वैल्यू पे होता है। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 100 रुपये वाले डिबेंचर्स है, तो 100 इंटू 10% मतलब कि 10 रुपये। इंटरेस्ट आपका आ गया 10 रुपये, ठीक है। इंटरेस्ट आपका कितना होगा? 10 रुपये। इसके बाद टी, टैक्स रेट ओल्ड क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होता है, तो हम यहाँ पे 35% टैक्स रेट है, 35% टी लिख लिया हमने। इसके बाद आरवी का मतलब होता है रिडीम्शन वैल्यू, कितने में रिडीम करेंगे। तो क्वेश्चन ने यहाँ पे इस बार भी ऊपर की तरह ही रिडीम कितने में करेंगे ऐसा कुछ यहाँ पे कहा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार देख ले तो मार्केट प्राइस गिवन है और रिडीम के बारे में कोई बात नहीं करी, रिडीम कितने में करेंगे उसकी कोई बात नहीं करी है। तो अगर कोई भी बात नहीं करता तो हम क्या ले लेते, इशू प्राइस जितने में किया होगा वही रिडीम्शन होगा। इशू इस बार हमने एट अ पार किया था, यहाँ पे आप देखिए, तो इशू मतलब कि 100 रुपये का डिबेंचर 100 रुपये में ही हमने इशू किया था, एट अ पार किया था, तो 100 रुपये हमारी क्या बन जाएगी? रिडीम्शन वैल्यू। ऊपर हमने प्रीमियम पे इशू किया था, तो प्रीमियम वैल्यू जो थी हमारी रिडीम्शन वैल्यू बन गई थी, ठीक है, नेट प्रोसीड के केस में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये अगर चीज़ यहाँ पे नोट डाउन कर लें, तो अगर यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर रिडीम्शन नेट प्रोसीड की बात होती है, एक होता है रिडीम्शन वैल्यू आरवी, ठीक है, एक होता है रिडीम्शन वैल्यू, एक होता है नेट प्रोसीड। यहाँ पे फिर से एक बार आरवी, और एक होता है बात एनपी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लीजिए इस चीज़ को कि अगर आरवी रिडीम्शन वैल्यू गिवन है, ठीक है, गिवन है,
तो फिर वही लेना है, ठीक है, वही आपको आरवी मान के चलना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, नॉट गिवन, तो हमें क्या लेना है, पार वैल्यू, ठीक है, पार वैल्यू, राइट, पार वैल्यू हमें लेके चलना है। लेकिन अगर एनपी की बात करें, ठीक है, नेट प्रोसीड की, नेट प्रोसीड में हमें जो है क्या करना होता है सर, इशू प्राइस, अगर फ्रेश इशू है तो इशू प्राइस हम लेते हैं, या फिर करंट मार्केट प्राइस हम ले लेते हैं, करंट मार्केट प्राइस। लेकिन अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं गिवन है, मार्केट प्राइस नॉट गिवन, ठीक है, नॉट गिवन, ठीक है, तो मार्केट प्राइस अगर गिवन नहीं है तो फिर हमारे को क्या लेना है, तो फिर कंपलसरी हमें इशू प्राइस ही ले लेना है, ठीक है, इशू प्राइस ही ले लेना है। ये चीज़ मैं यहाँ पे नोट्स में ऐड कर दूंगा, फिलहाल के लिए लिखवा रहा हूँ तो आप लिख लीजिएगा, आपको जब ये नोट्स मिलेंगे तो वहाँ पे एडेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आरवी और एनपी इस तरीके से चलेगा, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि आरवी कब लेना है, आरवी अगर आपका जो है यहाँ पे गिवन है तब तो वही वैल्यू लेना है जितने पे आप रिडीम करना चाहते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो पार वैल्यू जो कि ऑलवेज 100 होता है मैक्सिमम, ठीक है, तो 100 रुपीज़ हमें ले लेना है। अगर नेट प्रोसीड नहीं गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेते, इशू प्राइस। अगर गिवन है मतलब कि नेट प्रोसीड के केस में हम इशू प्राइस और मार्केट प्राइस देखते हैं, तो अगर मार्केट प्राइस नहीं है तो फिर हम इशू प्राइस ले लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको लिखवा दी, क्वेश्चन भी करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यहाँ पे रिडीम्शन कितने में होने वाला है वो चीज़ गिवन ही नहीं है, तो हमने क्या ले लिया, पार वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ऊपर के क्वेश्चन में भी हमने ये देखा कि अगर क्वेश्चन में रिडीम्शन के बारे में कोई बात नहीं करी गई तो हम जो पार वैल्यू मतलब कि फेस वैल्यू जो होती है वही ले लेते हैं, 100 रुपीज़। और नेट प्रोसीड के केस में जो इशू प्राइस होती है वही ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं नेट प्रोसीड की, कितने में हम रिडीम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने में हमने नेट प्रोसीड है, मार्केट प्राइस रहेगा। तो इस बार यहाँ पे सबसे पहले नेट प्रोसीड की बात होती है, तो हम ये देखते हैं कि क्या ऑलरेडी इशू है, ठीक है, ऑलरेडी इशू है या फिर नहीं। अगर ऑलरेडी इशू नहीं है मतलब कि फ्रेश इशू कर रहे हैं तो हमें ऑलवेज क्या लेना है, अगर फ्रेश इशू कर रहे हैं तो हमें ऑलवेज इशू प्राइस ही लेना है। लेकिन अगर ऑलरेडी इशू है तो करंट मार्केट प्राइस लेना है, और करंट मार्केट प्राइस नहीं गिवन हो तो उस केस में हम क्या ले लेते हैं, इशू प्राइस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि क्या डिबेंचर्स ऑलरेडी इशू है। तो यहाँ पे देखें तो इशू किया था 2018 को, अब जानना चाहते हैं आज मतलब कि 2023 है यहाँ पे कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि ऑलरेडी इशू है डिबेंचर। अगर ऑलरेडी इशू है डिबेंचर्स तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। अगर क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस नहीं है तो इशू प्राइस लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस गिवन है 80 रुपीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस गिवन है, इसलिए हमें यहाँ पे सिंपली वही ले लेना है, ₹80 आपका करंट मार्केट प्राइस है जो आपका बन जाएगा नेट प्रोसीड। तो यहाँ पे आप नेट प्रोसीड में देख सकते हैं 80 रुपीज़ आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे एनपी मिल गया। अब एन की बात करें तो एन तो वैसे 10 साल है, हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है कि 2018 से लेके 2028 तक। लेकिन कंपनी क्या 28 तक की कॉस्ट जानना चाहती है, आंसर इज नो। यहाँ पे कंपनी 2023 को ये जानना चाहती है कि उनके डिबेंचर्स की कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो 2023 तक हमें यहाँ पे ईयर्स लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया गया कि 2028 को हमने इशू किया था, जो कि रिडीम कितने में कब होने वाले हैं, 28 को। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 10 साल होते, लेकिन वैसे उससे इसके हिसाब से 10 साल होता है, लेकिन कंपनी जानना चाहती है 23 को। यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, 23 को ये जानना चाहती है कि उनकी कॉस्ट कितनी है। तो हमें 2018 से लेके 23 तक कितने साल होते हैं वो देखना है, ठीक है। तो ये 10 साल नहीं लेना, क्योंकि कंपनी ने 2028 तक नहीं कहा है, कंपनी ने कहा है 2023 तक उनकी कॉस्ट कितनी बनेगी। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे देखें तो 28 से लेके तो 28 29 सॉरी 18 है, 18 19 20 21 22 और 23 तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, मतलब कि इतने ही साल है। तो ये कितने होते हैं, 1 2 3 4 5। तो n इज इक्वल टू कितने लेंगे, 5 ईयर्स,
ठीक है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट थी इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो स्टूडेंट गलती कर देते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली ये देखना है कि पहले कितने साल है, वो हमने देख लिया, n इज इक्वल टू 10 ईयर ऑब्वियसली होने वाले थे। लेकिन एक पॉइंट ऐड कर दिया कि कंपनी 2023 को ये जानना चाहती है, 28 को नहीं, 23 को ये जानना चाहती है कि उनकी कॉस्ट क्या रहेगी। तो 23 तक ही हमें यहाँ पे लेना है कि कितने साल होते। ठीक है, अगर ये लाइन नहीं गिवन होती तो 10 साल ले लेते ऑब्वियसली, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे 5 साल इसलिए लिया कि यहाँ पे क्वेश्चन ने 23 कह रखा है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी निकल चुकी है। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11.67, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो जाती है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता दूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 11.67% आ रहा है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंट में थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाता है कई बार क्वेश्चन में, तो उनका आंसर मान लीजिए 11.50% आया। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे घबरा जाते हैं कि हमारा आंसर जो है वो गलत आया। बिल्कुल भी गलत नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा। ठीक है, आंसर आपका सही माना जाता है। लेकिन वो कब डिफरेंस आता है, जब यहाँ पे पॉइंट में कुछ ज़्यादा डिफरेंस हो, मतलब कि मान लीजिए 10.5 की जगह 10 पॉइंट यहाँ पे 7, 9, 8 इस तरीके से आ रहा है, 2, 3। ठीक है, और स्टूडेंट ने लिया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10.79, तो उसके हिसाब से अगर आंसर डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई घबराने वाली बात नहीं है, वो आंसर आपका सही माना जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और कोई गलती नहीं है तो यहाँ पे पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। नॉर्मली याद रखिए कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि जहाँ पे आपके पास में ऐसा पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, तो आप हमेशा 3 पॉइंट के बाद 3 नंबर आप लेके चलेंगे। फॉर एग्जांपल कोई हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें मान लीजिए आपका आंसर आ रहा है 10 पॉइंट, कैलकुलेटर में आप दिख रहा है, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन किया और कैलकुलेटर में आपको दिख रहा है 10.789, ठीक है, 1011 इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, तो अब आप आंसर में कितने तक लिखेंगे, तो मैं बता दूं, आप जो है एज पर यहाँ पे आईसीएआई मॉड्यूल इस तरीके से करता है कि 10 पॉइंट आप 3 नंबर ले लीजिए। ठीक है, 3 नंबर तक आप चलाइए, मतलब कि 7, 8, 9, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, वैसे 2 नंबर लेंगे तो भी कोई गलत नहीं होने वाला, बस मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप ले सकते हैं कि पॉइंट के बाद 3 आप जो है नंबर्स ले लीजिएगा। ठीक है, ऐसा हम कहाँ पे होगा, ऐसा मोस्टली हम देखते हैं कि हमारा जो कैपिटल बजटिंग चैप्टर है वहाँ पे आपको मोस्टली देखने को मिलता है ऐसे पॉइंट वाइज। तो वहाँ पे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा ही करूँगा, बस यहाँ पे मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, समझ आया तो ठीक है, वरना फिर वहाँ पे तो हमें देखना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो ये हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, एक रिडीमेबल डिबेंचर्स और इरिडीमेबल डिबेंचर्स, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, जो कि क्वेश्चन में ये चीज़ आपकी मेन इंपॉर्टेंट थी कि आपका रिडीम्शन वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है। ठीक है, तो फिर हम क्या लेंगे, पार वैल्यू। ठीक है, मतलब कि फेस वैल्यू। और एनपी अगर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, तो एनपी के केस में हमें 2 चीज़ें लेनी होती है, इशू प्राइस और करंट मार्केट प्राइस, जैसे भी केस बन रहा है। ठीक है, अगर इशू फ्रेश है, ठीक है, फ्रेश इशू कर रखा है तो इशू प्राइस लेना है, ऑलरेडी इशू है तो करंट मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी इशू कर रखा है तो हमें क्या लेना होता है, करंट मार्केट प्राइस। लेकिन क्वेश्चन में करंट मार्केट प्राइस गिवन ही नहीं है, तो क्या करेंगे, तो इशू प्राइस ले लेंगे। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी देखा, क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, राइट। तो हम इशू प्राइस ले लेते, और रिडीम्शन के केस में अगर नहीं गिवन है तो हम फेस वैल्यू ले लेते, राइट। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ओके, तो ये चीज़ आपके पास में होती है डिबेंचर से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं, कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जो रिडीम तो होंगे ही होंगे, ठीक है, रिडीम तो होंगे ही होंगे, लेकिन वो रिडीम होंगे कुछ इस तरीके से कि हमने जो है यहाँ पे अगर मैं केस समझाऊँ, तो फॉर एग्जांपल रिडीमेबल अभी तक हमने जो पढ़ा रिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है, मैंने अभी तक आपको बताया कि ऐसे डिबेंचर्स जिसके बदले हम पेमेंट कर देंगे, कंपनी, हम का मतलब है कंपनी पेमेंट कर देगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज हम इशू कर रहे हैं, ठीक है, आज हम इशू कर रहे हैं और इसे 10 साल बाद हम इसे रिडीम कर देंगे डिबेंचर्स को। ठीक है, 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के बाद क्या करेगी कंपनी, इसका पेमेंट कर देगी और डिबेंचर्स वापस परचेस कर लेगी। इसे ही हम कहते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स। ये रिडीमेबल का मतलब होता है कभी हम उसके बदले पेमेंट नहीं करेंगे, बस सिंपली इंटरेस्ट पे करते रहेंगे बस। ठीक है, तो रिडीमेबल के केस में यहाँ पे 2 चीज़ें बनती है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ पे रिडीमेबल के केस में हो सकता है कि हम रिडीमेबल के केस में यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। रिडीमेबल डिबेंचर्स के केस में 2 चीज़ें हो सकती है, या तो उसके बदले हम डायरेक्टली पेमेंट कर दें, ठीक है,
पेमेंट कर दें, ठीक है, जिसके बदले हम यहाँ पे पैसे पे कर देते और उसके लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 देखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 भी देखा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 देखा, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 ये चीज़ देखी। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिडीमेबल डिबेंचर्स हमें जब रिडीम होने वाले हैं तो उसके बदले हम पेमेंट नहीं करते, उसके बदले हम इक्विटी दे देते हैं। आपने ऐसे क्वेश्चन भी देखे होंगे अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, फाउंडेशन के अंदर, या फिर आपने बीकॉम लेवल पे कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे रिडीम जब किया जाता है तो दो तरीके से हो सकता है, या तो हम उसके बदले इक्विटी दे देते हैं अगर डिसाइडेड है तो, ठीक है, ये सबसे पहले डिसाइडेड होता है, उसके बाद ही ये चीज़ होती है, तो उसमें हमें नहीं पढ़ना क्योंकि हमारा वो पार्ट नहीं है। हमें यहाँ पे सिंपली इतना समझना है कि दो तरीके के आपके डिबेंचर्स हो सकते हैं। एक तो हम रिडीम करेंगे पेमेंट करने के बाद, ठीक है, पेमेंट से हम रिडीम कर देंगे। दूसरा होता है हम इक्विटी प्रोवाइड कर देंगे इसके बदले, ठीक है, उसके बदले हम इक्विटी प्रोवाइड कर देंगे, राइट। तो ये चीज़ हमें अगर यहाँ पे समझना है कि ये तो हम क्वेश्चन देख चुके, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। अगर इक्विटी प्रोवाइड किया जा रहा है तब क्या होगा, अगर इक्विटी शेयर हम उसके बदले प्रोवाइड कर देंगे तो उसके केस में हमें क्या देखना होता है, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हेडिंग मैंने दे रखा है, ये हेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जब हम डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाते हैं इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो उसमें क्या चीज़ें होती है, क्या फॉर्मूला चेंज होता है? आंसर इज नो। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मतलब कि जो रिडीमेबल डिबेंचर्स है उसका जो फॉर्मूला रहता है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, यही फॉर्मूला हमें चलाना है। बस एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये चीज़ आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फिर से एक बार मैं अगर ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, चलिए, ठीक है। पहले से ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको फिर से एक बार रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलिए देखिए, इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका चैप्टर स्टार्ट किया मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की कैपिटल होती की हो सकती है। डिबेंचर्स हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकता है वो शेयर्स भी हो सकते हैं, मतलब शेयर्स मतलब कि इक्विटी शेयर्स, ठीक है, ये प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी भी हो सकते हैं। इतनी तरीके की कैपिटल आपको यहाँ पे पढ़नी है, राइट। ये सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में। इसके बाद मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया डिबेंचर्स की अगर कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, डिबेंचर्स की अगर कॉस्ट निकालनी है तो किस तरीके से होगा। उसके बाद हम प्रेफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद इक्विटी पढ़ेंगे, ऐसा मैंने कहा था, ठीक है। अब डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है हमें, अगर डिबेंचर्स की कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे सिंपली मैंने कहा कि भाई कॉस्ट निकालनी है तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डिबेंचर्स कौन से हैं, ठीक है। डिबेंचर्स क्या हमारे पास में रिडीमेबल है, ठीक है, रिडीमेबल है ये, या फिर हमारे पास में इरिडीमेबल है, ठीक है, इरिडीमेबल है, ठीक है। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है। क्वेश्चन में हम सबसे पहले देखते हैं कि अच्छा डिबेंचर्स गिवन है तो हमें सबसे पहले क्या देखना होता है कि क्या रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल। ये आइडेंटिफाई क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हमें इससे रिलेटेड फॉर्मूला पुट करना है। अगर इरिडीमेबल डिबेंचर्स हो इसका फॉर्मूला बनता है I/1 - T डिवाइड बाई क्या करेंगे, NP, नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड में हमने ये पढ़ा कि नेट प्रोसीड में हमें क्या लेना होता है, इशू प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, ठीक है। इशू प्राइस कब लेते हैं, जब फ्रेश इशू हो, ठीक है। मार्केट प्राइस कब लेते हैं, जब हमारा ऑलरेडी इशू हो, ठीक है, ऑलरेडी इशू हो। लेकिन ध्यान रहे सर, ऑलरेडी इशू है तो हमें मार्केट प्राइस तो लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मार्केट प्राइस नहीं गिवन हो तो क्या करेंगे, तो हमें इशू प्राइस ले लेना है, तो सिंपली हमें जितने में इशू किया था वो ले लेंगे, राइट। ओके, तो ये हमने पढ़ा इरिडीमेबल डिबेंचर से रिलेटेड बातें। अब बात करें रिडीमेबल की, तो रिडीमेबल का क्या फॉर्मूला था, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला था, I/1 - T। ये तो करना ही करना है, इसमें कुछ ऐड करेंगे, क्या चीज़ ऐड करेंगे, RV माइनस NP डिवाइड बाई N, ठीक है। और होल डिवाइड बाई हम क्या करते थे, एवरेज ले लेते थे। एवरेज किसका, RV प्लस NP डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये चीज़ आपका फॉर्मूला था। इसमें भी हमने एक पॉइंट पढ़ा था, क्या, इसमें हमने पढ़ा था ये NP से रिलेटेड पॉइंट तो सेम रहेगा यहाँ पे। एक और पॉइंट पढ़ा था RV से रिलेटेड, रिडीम्शन वैल्यू। RV से रिलेटेड हमने क्या पढ़ा कि भाई रिडीम्शन वैल्यू अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया है, गिवन है तो हम सिंपली क्या लेंगे, वही ले लेंगे, राइट। लेकिन अगर गिवन नहीं है, नॉट गिवन
तो हम क्या ले लेंगे, पार वैल्यू। ठीक है, पार वैल्यू हम ले लेंगे। पार वैल्यू मतलब कि फेस वैल्यू भी हम कह सकते हैं, जो कि हमारा मोस्टली केस में 100 रुपये ही होता है। राइट, इतनी चीज़ें हम अभी तक पढ़े हैं। ओके, इसके बाद मैंने कहा कि सर हमने रिडीमेबल डिबेंचर्स पढ़े, उसके केस में यही फॉर्मूला होता है और ऑलवेज यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर्स का यही एक फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि रिडीमेबल में दो तरीके से हो सकते हैं। रिडीम हम कर दे या तो पेमेंट के वाइज पेमेंट भी कर देते हैं, या फिर हम इक्विटी प्रोवाइड कर सकते हैं, इक्विटी शेयर्स। तो इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कर देते हैं तो उस केस में हमें यहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन एक दिक्कत आती है। सबसे पहले तो समझिए कि इंटरेस्ट वही लेना है, जैसे कि नॉर्मल क्वेश्चन में हमारे इंटरेस्ट दिया रखता है, कितने % के डिबेंचर्स है वो इंटरेस्ट ले लेंगे। टैक्स ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन है, वही ले लेंगे। यहाँ पे दिक्कत आती है आरवी में, रिडीम्पशन वैल्यू। रिडीम्पशन वैल्यू में क्यों दिक्कत आती है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिया है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, वही अप्लाई होगा। अगर हमें सिंपली देखना है कि भाई इरिडीमेबल है या फिर रिडीमेबल डिबेंचर्स, बस। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। बहुत ही ज़्यादा छोटा सा पॉइंट है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने कि एक कहता है कि एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी इशू कर रही है 12,000 यहाँ पे डिबेंचर्स। ओके, 15% वाले हैं। 15% मतलब कि ये हमें क्या दिखाना चाहता है, ये 15% हमें क्या दिखाना चाहता है, ये 15% हमें दिखाना चाहता है कि ये इंटरेस्ट है, आई। राइट, इसके बाद कहता है कि कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है। तो ये कन्वर्टिबल, ये जो वर्ड लिखा है इससे हमें क्या दिखाना चाहता है, ये कन्वर्टिबल लिखा है, इससे हमें ये क्या बताना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है, ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है। ओके, इसके बाद आगे पढ़ते हैं। ये आपको गिवन है। इसके बाद कहता है कि ये डिबेंचर्स 100 रुपये वाले हैं। ठीक है, 100 रुपीज़ वाले, ये फेस वैल्यू आपको दिखाना चाहता है। इसके बाद कहता है विथ अ मैच्योरिटी ऑफ पीरियड 5 ईयर, 5 साल के यहाँ पे मैच्योरिटी रहेगी। ठीक है, इसके बाद कहता है एट मैच्योरिटी द डिबेंचर होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर इनटू इक्विटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस बार हम पेमेंट नहीं करने वाले, इसके बदले पैसे नहीं देंगे, इसके बदले हम क्या देने वाले, इक्विटी शेयर्स देने वाले हैं। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स कैसे देने वाले, कहता है कि रेशियो रहेगा हमारा 1:10। 1:10 का मतलब होता है कि 1 क्या होता है, जो ऑलरेडी हमारे जिस सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं उसका। देखिए, जेम के आगे वाला जो पार्ट है उसका मतलब होता है कि जो सिक्योरिटी आप जिसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की। तो ये आगे वाला जो पार्ट है ना, वो डिबेंचर्स की बात कर रहा है, मतलब कि एक डिबेंचर के बदले जो क्या देने वाले, इक्विटी शेयर्स, तो उसके बाद का जो चीज़ है वो देने वाले हैं उसकी बात करता है, 10। तो इसका मतलब हुआ कि एक डिबेंचर्स के बदले 10 शेयर्स दिए जाएंगे, 10 इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे। यहाँ पे ब्रैकेट में वैसे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 10 शेयर दिए जाएंगे एक डिबेंचर्स के बदले, लेकिन अगर ये ब्रैकेट क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, एग्जाम में ना गिवन हो, तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे हमें इंटरप्रीट करना है। इसका इंटरप्रीट होता है एक डिबेंचर्स के बदले कितने इक्विटी शेयर्स मिलेंगे, तो एक डिबेंचर्स के बदले 10 इक्विटी शेयर्स हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, ये चीज़ अकाउंट के अंदर पढ़ के आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आपको कहा है कि करंट मार्केट प्राइस जो है वो रहेगी 15 रुपये एक शेयर के हिसाब से। इस बार करंट मार्केट प्राइस गिवन है, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद कहता है कि कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अगर 35% टैक्स रेट है तो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि क्वेश्चन किसका है, प्रेफरेंस शेयर्स का है, इक्विटी का है, या फिर डिबेंचर्स का है। तो कहता है कि कॉस्ट निकालनी है डिबेंचर्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हमने सिक्योरिटीज़ को आइडेंटिफाई किया कि ये डिबेंचर्स का क्वेश्चन है। सेकंड, हमें यहाँ पे देखना होता है कि डिबेंचर्स है तो कौन से डिबेंचर्स, क्या ये रिडीमेबल है या फिर इरिडीमेबल। तो क्वेश्चन ने कहा था ये रिडीमेबल डिबेंचर्स है। ठीक है, तो रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे। रिडीमेबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के डी, जिसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, रिडीमेबल हो या फिर इरिडीमेबल, हमारा के डी लिख सकते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे कि ये किसका है सर, रिडीमेबल डिबेंचर्स। ठीक है, ये लिख देंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे आई इंटू 1 - टी। ठीक है, इसमें ऐड करेंगे आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाय हम क्या करेंगे, एन। ठीक है, थोड़ा फास्टली मैं लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लेकिन सिंपली आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ठीक है, आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ठीक है, डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये आपका फॉर्मूला पुट कर देगा।
अब सिंपली हमें इसमें वैल्यू आइडेंटिफाई करनी होती है, तो वैल्यू हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आई का मतलब आई कितना है सर, 15%। 15% ऑलवेज फेस वैल्यू का होता है। यहाँ पे फेस वैल्यू गिवन है आपको, फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आपकी फेस वैल्यू है। ओके राइट। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या लिखना है, तो आई हम सबसे पहले पुट कर देते हैं, सॉरी 100 रुपीज़ फेस वैल्यू है, आई कितना होगा, यहाँ पे 100 रुपये लिख दिया मैंने। 100 रुपीज़ तो फेस वैल्यू 100 इंटू 15%, मतलब कि आई कितना होगा, 15 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे आई की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 15 रुपये। ओके, इसके बाद 1 माइनस टी, टी ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होता है डायरेक्टली, तो टी यहाँ पे देखिए कितना है, ये रहा टी। ठीक है, 35%। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस 35%। ओके राइट, प्लस करेंगे आर वी माइनस एन पी। आर वी माइनस एन पी तो रिडीम्शन वैल्यू, आर वी का मतलब रिडीम्शन वैल्यू, रिडीम कितने में होने वाला है। तो यहाँ पे इस बार इसने क्वेश्चन में रिडीम्शन के रिलेटेड ये एक चीज़ बताइए कि जो है इस बार हम पेमेंट नहीं करने वाले, हम इसके बदले इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रिडीम्शन वैल्यू हमें कैसे डिसाइड करनी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। हमें सिंपली यहाँ पे देखना होता है कि एक डिबेंचर्स के बदले इक्विटी शेयर्स कितने मिलने वाले हैं। तो ये कहता है 10 हमें शेयर्स मिलने वाले हैं। हमें सिंपली अब ये देखना होता है कि ये 10 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है। 10 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, तो इसने कहा है 10 शेयर्स की मार्केट वैल्यू 15 रुपये। इसने कहा है इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी रहेगी, 15 रुपये। तो 10 इंटू 15 कर दीजिए, 150। मतलब कि ये कहना चाहता है कि एक डिबेंचर जो 100 रुपये वाला था, उसके बदले 150 के आपको इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक डिबेंचर जो 100 रुपये वाला डिबेंचर्स है वो रिडीम किए जाएंगे, और रिडीम के बदले इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी वैल्यू रहेगी 150 रुपये। ठीक है, ये चीज़ आपके पास में आ जाती है, ये आपकी रिडीम्शन वैल्यू बन गई 150। राइट, तो रिडीम्शन वैल्यू हो जाती है 150 प्लस एनपी। एनपी का मतलब होता है अगर ऑलरेडी इशू है तो हमें मार्केट प्राइस लेनी होती है, अगर ऑलरेडी इशू नहीं है तो हमें इशू प्राइस लेनी होती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैं देखूँ तो डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू कहीं पे भी नहीं गिवन है, ये तो आपको इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू गिवन है, हमें लेना होता है डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू। तो डिबेंचर्स की मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। अगर गिवन नहीं है तो सिंपली हम क्या करते हैं सर, नेट प्रोसीड का मतलब इशू प्राइस ले लेते हैं। इशू कितने में किया था, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 100 रुपीज़ ईच के हिसाब से इशू किया था, तो यहाँ पे 100 रुपीज़ आपका आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है 150 माइनस 100। ठीक है, 100 माइनस 100 और डिवाइड बाई एन करना है। ठीक है, डिवाइड बाई एन। एन तो आपको ऑलरेडी गिवन है कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, राइट, 5 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे 5 कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ आपके पास में आ जाती है। और डिवाइड बाई हमें करना है आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2, तो 150 प्लस 100 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो डिवाइड बाई 2 इसे सोल्व करेंगे, हमारे पास में आंसर आएगा, ज़रा देख लीजिए, मैं भी सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे 1 माइनस 35% इंटू 15, तो ये चीज़ आ रही है 9.75 प्लस 150 माइनस 100 डिवाइड बाई 5, तो ये आ रहा है 10। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 150 प्लस 100 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे 125 आ रहा है। ठीक है, और इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पे आ रहा है 9.75 प्लस 10 डिवाइड बाई 125, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.158। ठीक है, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इंटू 100 करके परसेंटेज में, मतलब कि 15.8% भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार आप भी चेक कर लीजिए कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, मतलब कि आंसर मेरा गलत आ रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया। अब एक दो चीज़ें ध्यान रखना, क्या चीज़ें, देखिए रिडीम्शन वैल्यू से रिलेटेड मैंने क्या कहा कि जो इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं जितने भी है उसकी मार्केट प्राइस ले लो, तो यहाँ पे हमने देखा कि 150 मार्केट प्राइस हो रही है। राइट, ओके, ये क्लियर है, हाँ जी सर ये क्लियर है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिए, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स के केस में जब भी हमें इक्विटी शेयर्स मिलता है तो उसकी हम मार्केट वैल्यू लेते हैं, लेकिन ऑलवेज ध्यान रखिए इस मार्केट वैल्यू को आप जो है फेस वैल्यू से कंपेयर करेंगे, कब, जब हमें ऑप्शन होता है। ये कह रहा है क्या है सर, इक्विटी आपका डिबेंचर्स जो शेयर होल्डर है, डिबेंचर्स होल्डर है, उनके पास में ऑप्शन है कि वो इक्विटी में चाहे तो कन्वर्ट करवा सकते हैं।
तो देखिए प्रैक्टिकली समझिए कि मैं कंपनी हूँ और आपको कह रहा हूँ कि 5 साल के बाद आपके पास में जो डिबेंचर्स है वो कन्वर्ट कर दिए जाएंगे इक्विटी में। तो आपने कहा ठीक है। अब आप क्या पूछेंगे कि उस इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी होगी, राइट, यही पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, मैंने क्या कहा सर, मैं कंपनी हूँ, मैंने क्या कहा सर, मैं कंपनी हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मैं एक कंपनी हूँ और मैं आपको, आप कौन है, डिबेंचर्स होल्डर, ठीक है, जो कि हमारे डिबेंचर्स आपने परचेज कर रखे हैं, वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स है, ठीक है, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होल्डर है आप। और मैं आपको कह रहा हूँ कि 5 साल बाद, हमारे टाइम पीरियड फॉर एग्जांपल 5 साल का है, ठीक है, टेन्योर 5 साल का है, ठीक है, 5 साल बाद हमारे यहाँ पे रिडीम हो जाएंगे डिबेंचर्स, ठीक है, रिडीम हो जाएंगे। अब मैं आपको कह रहा हूँ, मैं मतलब कि कंपनी, कंपनी आपसे कह रही है कि रिडीम होने पर हम आपको पैसे नहीं देंगे, हम इसके बदले क्या दे देंगे, इक्विटी। तो सबसे पहला सवाल आपका क्या रहेगा सर? सबसे पहला सवाल रहेगा कितने इक्विटी दोगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी। आप कितने इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करोगे और उसकी वैल्यू क्या रहेगी वो हमें बताओ सबसे पहले, राइट, यही पूछेंगे। तो हम आपसे कह रहे हैं कि 10 इक्विटी शेयर्स हम देंगे जिसकी वैल्यू जो है वो 20 रुपये रहेंगी, जिसकी वैल्यू जो है वो 20 रुपये रहेंगी, राइट। तो ये कितना आंसर आ गया, 200 रुपीज़। मतलब कि आपको टोटल 200 रुपीज़ का सामान मिलेगा इस डिबेंचर्स के बदले, एक डिबेंचर्स के बदले 200 रुपीज़ की इक्विटी मिलेंगे। अब दूसरा यहाँ पे एनालिसिस आप क्या करेंगे, आप अपनी जगह पुट करके देखिए, आप अपने को यहाँ पे डिबेंचर्स होल्डर, यहाँ पे डिबेंचर जो होल्डर है उसकी जगह पुट करके देखिए, ठीक है। मान लीजिए कि आप डिबेंचर्स होल्डर है, तो आप क्या देखेंगे, आप ये देखेंगे कि आपके पास में ये ऑप्शन है, राइट, क्वेश्चन में कहा है ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है तो कोई बनता ही नहीं है, तो ये जो मिल रहा है वही लेके चल जाएंगे। लेकिन अगर ऑप्शन है कि आप इक्विटी में चाहे तो कन्वर्ट करवा सकते हैं, चाहे तो कैश ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे समझिए कि आप सबसे पहले ये क्या देखेंगे, क्या देखेंगे सर, ये देखेंगे कि 200 रुपीज़ का सामान मिल रहा है लेकिन उसके बदले हमने कितना दिया था। मतलब कि कंपनी ने जब ये इशू किए थे शेयर्स, जब ये के शेयर्स हमने इशू किए थे उसके बदले हमने कितना पेमेंट किया था। मान लीजिए हमें कंपनी ने पहले जब इशू किया था वो मान लीजिए 250 रुपीज़ में इशू किया था शेयर्स। मतलब कि हमने जब परचेज किया था शेयर्स वो 250 रुपीज़ में परचेज किया था, जिसका आज कंपनी 200 रुपये देने के लिए तैयार है, इक्विटी शेयर्स 200 रुपये की इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करने चलिए। तो क्या आप लेंगे? मतलब कि आपने 250 रुपये दिए और कंपनी 5 साल बाद कह रही है कि 200 रुपये की इक्विटी ले लो, क्या लेंगे आप? आंसर इज नो। कब, क्यों लेंगे? यहाँ पे तो हमारा नुकसान है। तो हमारे पास में ये ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, आंसर इज नो। हम तो कंपनी को कहेंगे कि हमारा जो पैसा है, ठीक है, वही पे कर दिया जाए 250 रुपीज़, क्योंकि इसमें हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसी की जगह ये कह दूँ कि 250 में नहीं, कंपनी ने हमें इशू किया था, मान लीजिए 100 रुपये में, 100 रुपये में इशू किया था, जिसके बदले आज कंपनी 200 रुपीज़ के, आज हमें ऑप्शन दी जा रही है, कंपनी हमें ऑप्शन दे रही है, या तो 200 रुपीज़ के इक्विटी ले लो, ठीक है, या तो पार वैल्यू पे ही रिडीम होते, कुछ भी नहीं कहा है तो 100 रुपये ले लो, ठीक है। अगर पैसे चाहिए तो कैश चाहिए तो 100 रुपये ले जाओ, या फिर इक्विटी चाहिए तो 200 रुपये की इक्विटी ले जाओ। तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे? सीधी सी बात है सर, 200 रुपये में यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, इसे परचेस करेंगे और बेच देंगे, 200 रुपये तुरंत हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इस केस में इक्विटी हम यहाँ पे ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, राइट। इसी क्वेश्चन में हमने यहाँ पे देखा क्या कि 100 रुपये का जब हमने डिबेंचर्स कंपनी ने इशू किया, हमने परचेस किया, 100 रुपये दिए, मतलब कि इस कंपनी में हमारे 100 रुपये लगे पड़े हैं, राइट। इसके बाद ये कंपनी कह रही कि 5 साल बाद हम 10 इक्विटी देंगे जिसकी वैल्यू 15 रुपये के हिसाब से, मतलब कि 150 रुपीज़। मतलब कि 100 रुपये दिए थे, आज हमें कितने मिल रहे हैं, 150। तो क्या यह हमारे ऑप्शन में ऑप्ट करना चाहिए? आंसर इज बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है 50 का। अगर ये मान लीजिए कंपनी 150 नहीं 98 रुपीज़ देती, तो हम क्या इक्विटी शेयर में कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट करते? आंसर इज नो। अगर ऑप्ट नहीं करते तो कंपनी क्या करती? कंपनी हमें रिडीम्शन वैल्यू प्रोवाइड कर देती। रिडीम्शन वैल्यू क्या होती है? अगर क्वेश्चन में गिवन है रिडीम्शन वैल्यू तो वो देखते हैं, या फिर हमें जो है पार वैल्यू पे कंपनी पेमेंट कर देती है 100 रुपये, ठीक है। तो हमें 100 रुपये ही लेने चाहिए। अगर 98 रुपीज़ की इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करने का ऑप्शन है तो हम इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, हम फ़ायदा देखेंगे, अगर फ़ायदा हो रहा है तो ही कन्वर्जन ऑप्शन हम ऑप्ट करेंगे, वरना ऑप्ट नहीं करेंगे कन्वर्जन ऑप्शन, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में थी जो कि मैंने आपको बता दी। ये
एग्जाम्पल मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि आप जो है रिडीम्पशन वैल्यू कन्वर्जन के केस में क्या लेंगे, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ इक्विटी, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। ये पॉइंट के अंदर आपको सिंपली क्या याद रखना, एक ही चीज़ याद रखनी है कि फॉर्मूला कौन सा होगा, फॉर्मूला वही होगा, फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। फॉर्मूला जो है वही सेम है। सेम कौन सा फॉर्मूला जो है वो हमारा सेम है। कौन सा फॉर्मूला, वही कन्वर्जन वाला, ठीक है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स का फॉर्मूला एक ही होता है जो बड़ा वाला फॉर्मूला है, राइट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो है आरवी, रिडीम्पशन वैल्यू। रिडीम्पशन वैल्यू में देखेंगे कि हमें इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, ठीक है। इस केस के अंदर, हमारे इस क्वेश्चन के अंदर 150 मिल रहा था। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमने कितना पे करा था, मतलब कि कंपनी ने हमको ये इशू कितने में किया था डिबेंचर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन दोनों में से हायर लेंगे। हायर जो है वही ऑप्शन ऑप्ट करेंगे, ठीक है। हायर जो है वही ऑप्शन ऑप्ट करेंगे। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि अगर कंपनी इसके बदले 150 दे रही है, ठीक है, जो कि इशू किया था 100 रुपये में, तो हायर कौन सा है 150। तो हम यहाँ पे 150 किसका है सर, इक्विटी का, तो इक्विटी का कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट कर लेंगे। लेकिन यही अगर मैं कह दूँ कि कंपनी ने 100 रुपये में डिबेंचर्स इशू कर रहे थे, उसके बदले अगर आज कन्वर्जन ऑप्शन ऑप्ट करते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कंपनी कि 98 रुपीज़ वाले हम इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड करेंगे। तो हायर कौन सा है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ मतलब कि इशू प्राइस ही हम यहाँ पे ऑप्ट करेंगे, कन्वर्जन को हम ऑप्ट नहीं करेंगे। यही कहना चाहता है यहाँ पे चीज़, ठीक है। तो ये आपके पास में मेन चीज़ ये रह जाती है कि आरवी में आप सिंपली एक पॉइंट ध्यान में रखना था, राइट। तो ये चीज़ आपके पास में हो जाती है, ओके। तो ये चीज़ आपका हो जाता है क्लियर, ओके। तो ये पॉइंट भी मैंने आपका क्लियर करवा दिया है, ओके। इसके बाद हमारा एक नया पॉइंट चालू हो जाता है। ये डिबेंचर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बस यहाँ पे डिबेंचर्स में एक और पॉइंट है जो कि मुझे आपको बताना है, वो है आपका येल्ड टू मैच्योरिटी मेथड। ये मेथड से भी हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका दो होता है। एक तो ये फॉर्मूला आप यूज़ करिए, जो फॉर्मूला है आपके पास में, ठीक है। दूसरा एक मेथड होता है येल्ड टू मैच्योरिटी मेथड, जो कि आपका एक चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है आपका, कैपिटल बजटिंग, जिसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। उस चैप्टर के अंदर हम आईआरआर मेथड सीखते हैं। आईआरआर मेथड से हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये आपका यहाँ पे कहा गया है येल्ड टू मैच्योरिटी मेथड में। ये हम मेथड जो है मैं लास्ट में आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि अगर डिबेंचर्स का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसके लिए दो ही फॉर्मूले हैं, और अभी आप यही समझ के चलिए कि दो ही फॉर्मूले से क्वेश्चन सोल्व हो सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। फिर मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा आप वैसे समझते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कितना पढ़ा, डिबेंचर्स हमने पढ़ा। डिबेंचर्स में दो तरीके के होते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। इरिडीमेबल है तो छोटा वाला फॉर्मूला, रिडीमेबल है तो बड़ा वाला फॉर्मूला। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे। रिडीमेबल में ध्यान रखिएगा कि एक होता है कन्वर्जन ऑप्शन, जहाँ पे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते हैं। तो इक्विटी शेयर्स में अगर कन्वर्जन हमें फ़ायदा लग रहा है तो हम कन्वर्जन ऑप्ट करेंगे, वरना फिर नहीं करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर 150 रुपीज़ हमें मिल रहा है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि 100 रुपीज़ का परचेज़ किया था, 150 रुपीज़ मिल रहा है, तो हमने ये ऑप्शन ऑप्ट कर दिया। लेकिन अगर इसी के बदले यहाँ पे कहता कि हमें 10 नहीं 5 शेयर्स मिलने वाले हैं, तो 5 इंटू 15 करें तो कितना मिलता है 15 इंटू 5। तो यहाँ पे क्या होता है 75। तो हम यहाँ पे क्या 150 रुपीज़, ये तो कैंसिल हो गया, मतलब कि रिडीम्शन वैल्यू क्या रहेगा मुझे बताइए। इसके बदले 5 शेयर्स मिलेंगे 15 वाले, ठीक है। तो आपका इक्विटी शेयर्स का वैल्यू क्या रहेगा, तो यहाँ पे कहता है कि इक्विटी शेयर हमें कितना मिलने वाले हैं 75 वाले। इशू कितने में किया था, इशू किया था 100 रुपये में। हायर कौन सा है सर, हायर 100 है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 100। यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं 100, राइट। जो भी हायर होगा वही आपकी रिडीम्शन वैल्यू बन जाएगी, ओके। ये चीज़ आपको मैंने क्लियर करवा दी, और ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, ओके। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर है, ओके। इसके बाद अब हमारा नया पॉइंट आता है अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, ऐसे ही देख के हो जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा सिंपल पॉइंट है। अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इससे सोल्व करने का हमने यहाँ पे 3 स्टेप ले रखा है, ठीक है। ये 3 स्टेप हमारे खुद के बनाए हुए हैं,
ठीक है, कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी। ये हमारी बेस्ट ट्रिक यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है। ये मेरे खुद के नोट्स है जहाँ पे आपको इतने सिंपल वे में आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ये आपको आईसीएम मॉड्यूल या फिर कहीं और बुक में नहीं देखने को मिलेगा इस तरीके से सिंप्लीफाइड वे में। ठीक है, तो ये हमारे खुद के नोट्स है और ये रेगुलर नोट्स है जो कि आपको फास्ट ट्रैक रिविजन में पढ़ाया जा रहा है। राइट, तो यहाँ पे अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड देखें तो अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड्स में यहाँ पे 3 स्टेप मैंने दे रखे हैं। सबसे पहले अमर्टाइजेशन अमाउंट आप देखेंगे, ये निकालिए। दूसरा हम देखेंगे इंटरेस्ट कितना होने वाला है। इंटरेस्ट होता है अनपेड अमाउंट पे, इस पे क्वेश्चन मैं लूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। अनपेड अमाउंट कितना है, उस पर इंटरेस्ट कितना बन रहा है। ठीक है, और तीसरा स्टेप होता है कि हम ये दो स्टेप 1 है और 2 है उसको यहाँ पे टोटल करेंगे, उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना मतलब कि क्या होता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले आप आ जाइए क्वेश्चन में, क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कोई RBML, कोई यहाँ पे कंपनी होगी, कहता है इज प्रपोजिंग टू सेल 5 ईयर बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड का क्वेश्चन है, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, कहता है इसकी वैल्यू जो है 5,000 है। ये बॉन्ड जो है 8% वाले, मतलब कि इस पर 8% के हिसाब से इंटरेस्ट पे होता होगा। ठीक है, और 5,000 रुपये का ये एक बॉन्ड है आपके पास में। राइट, इस पे इंटरेस्ट आपका 8% के हिसाब से इसने कह रखा है। इसके बाद ये कहता है कि बॉन्ड जो है वो अमाउंट विल बी अमर्टाइज इक्वली ओवर इट्स पीरियड, मतलब कि जितनी भी लाइफ है उसके हिसाब से बॉन्ड्स का अमाउंट हम कंपनी पे करेगी। अमर्टाइजेशन का मतलब होता है कि कंपनी किस तरीके से आपको पेमेंट करेंगी। अगर आप बॉन्ड के होल्डर है तो आपको पेमेंट किस तरीके से मिलेगी, कितनी कितनी कब कब मिलेगी। तो इसने कहा है कि ये जो पेमेंट होगा वो ओवर अ लाइफ होगा। ठीक है, ओवर अ लाइफ मतलब कि जितनी लाइफ है उससे ये अमाउंट डिवाइड कर दो, जितना अमाउंट आएगा उतने हर साल वो पे करेगा। मतलब कि ये कहना चाहता है कि 5,000 रुपये के डिबेंचर्स है, अब बॉन्ड से। ठीक है, 5,000 रुपये के बॉन्ड से डिवाइड बाई उसकी लाइफ कर दो, कितनी लाइफ है। तो कितने साल के बॉन्ड से, 5 साल के, तो डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 1,000। ये आपका जो है 1,000 ईयरली हर साल ये पे कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेप था कि आइडेंटिफाई कीजिए, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप था आइडेंटिफाई कीजिए अमर्टाइजेशन अमाउंट कितना है ओवर अ ईयर, पूरे साल में। हम साल जैसे ही ख़त्म होगा कंपनी आपको कितना पेमेंट करती है वो आप आइडेंटिफाई कीजिए। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि ये 1,000 रुपीज़ पे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप ख़त्म। हर साल हमें 1,000 रुपीज़ कंपनी पे कर देंगी और पूरे 5 साल ख़त्म होते ही 5,000 रुपये हमें मिल जाएंगे। ठीक है, ये सबसे पहला स्टेप ख़त्म। इसके बाद सेकेंड स्टेप कहता है, आगे कहता है कि कैलकुलेट बॉन्ड्स प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपको पूछा गया है फॉर इन्वेस्टर इफ़ ही एक्सपेक्ट अ मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न 6%। ठीक है, 6% आपको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मांगता है। राइट, तो इतनी चीज़ें गिवन है और आपको यहाँ पे निकालना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, मतलब कि अमर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड मतलब कि सिंपली बॉन्ड्स का केस है, और बॉन्ड्स के केस में हम जब वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे को 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप कि पेमेंट किस तरीके से होगा, ये क्वेश्चन आपको बताएगा। इस बार तो इसने कह दिया कि भाई इक्वली हम करेंगे 1,000 1,000 1,000। हो सकता है क्वेश्चन आपको खुद बता दे कि ईयर 1 में हम 1,000 रुपये पे करेंगे, ईयर 2 में 2,000 रुपीज़, इसके बाद 500 रुपीज़, इस तरीके से भी बता सकता है। जिस भी अमाउंट को गिवन है हमें सिंपली इसे लिख लेना है। तो स्टेप 1 हम सबसे पहले लिख लेते हैं। स्टेप 1 क्या था, अमर्टाइजेशन अमाउंट जो है पूरे साल में कितना कितना पे होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अमर्टाइजेशन अमाउंट लिख लेते हैं। तो अमर्टाइजेशन अमाउंट है हर साल हमें 1,000 रुपये मिलेंगे कंपनी की ओर से। तो 1,000 ईयर 1 में, ईयर 2 में 1,000, ईयर 3 में 1,000, ईयर 4 में 1,000 और ईयर 5 में 1,000, और इसका टोटल देखेंगे तो 5,000 रुपये आपको इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हमने यहाँ पे लिख दिया। स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 क्या था, स्टेप 2 आपके पास में था कि इन अमाउंट पे आपको, मतलब कि जितना अनपेड अमाउंट है उस पे आपको इंटरेस्ट पे करना है। अब सीधी सी बात है, इंटरेस्ट ऑलवेज अनपेड अमाउंट पे होता है, ये हमारे को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलवेज अनपेड अमाउंट पे होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम हफ्ते से कोई चीज़ परचेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाइक परचेस किया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पे हफ्ते से। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि फॉर एग्जांपल 90,000 रुपीज़ टोटल पे करना है, और 90,000 3 इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि 30,000 30,000, ठीक है, 30,000 इस तरीके से हमें पे करना है इंस्टॉलमेंट। अब बात समझिएगा, ये आपको हर साल फर्स्ट ईयर के एंड में आपको पे करना है। ठीक है,
ये आपका एंड ऑफ सेकेंड ईयर और एंड ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। अब सिंपली आप समझिए कि बाइक आपने परचेस करी है, 90,000 इस तरीके से पे करना है और प्लस इंटरेस्ट इतने का है। इंटरेस्ट तो ऑलवेज लेते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट से परचेस करते हैं इंटरेस्ट तो उस पर लगता ही है। फॉर आपका यहाँ पे देखिए कि फर्स्ट ईयर में जब आप 30,000 पे करने जाएंगे, ठीक है, तो क्या 30,000 ही आपके पास से लिए जाएंगे या फिर इंटरेस्ट का अमाउंट भी लिया जाएगा? बिल्कुल इंटरेस्ट का अमाउंट भी लिया जाएगा। इंटरेस्ट कितने पे लिया जाएगा? जितने का आपने पैसा रोक रखा है, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट ईयर के एंड में तो कुछ भी आपने पे नहीं किया होगा, पूरे का पूरा 90,000 बाकी है, तो 90,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट लगेगा। मतलब कि पहले साल तो आपको 90,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब कि जो भी परसेंट है इंटरेस्ट का वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अब ये आपने 30,000 और इंटरेस्ट पे कर दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। अब सेकेंड ईयर आप जब पे करने जाएंगे तो 30,000 तो पे करना ही करना है, प्लस इंटरेस्ट भी पे करना है। इंटरेस्ट कितने पे होगा ये बताइए मुझे। क्या 90,000 पूरे पे इंटरेस्ट लेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि आप खुद कहेंगे कि 30,000 इसमें से पे कर चुका हूँ मैं, तो उसका इंटरेस्ट किस बात का देंगे, ठीक है। 30,000 ऑलरेडी पे हो चुका है, अनपेड कितना है? 60,000 अनपेड है अब। तो 60,000 इंटू जो भी परसेंटेज है इंटरेस्ट का वो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। वो आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा और थर्ड ईयर में 30,000 पे इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि 30,000 तो पे कर चुके होंगे। अब अनपेड कितना है? 30,000। तो 30,000 पे इंटरेस्ट और 30,000 ये रुपीज़ ये हम पे करेंगे। इस तरीके से होता है। मतलब कि इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि इंटरेस्ट जब पे होता है तो अनपेड अमाउंट कितना है वो देखा जाता है, मतलब कि कितना आपने पैसा रोक रखा है उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें वही देखना है। आइए, बहुत ज़्यादा सिंपल सी बात है। कहता है कि अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हर साल कंपनी 1,000 आपको पे कर देती है, राइट। तो अगर फर्स्ट ईयर के एंड में मैं देखूँ तो फर्स्ट ईयर के एंड में क्या कंपनी ने अभी तक कुछ पे कर रखा है? आंसर इज नो। फर्स्ट ईयर के एंड में 1,000 पे करेगी, मतलब कि उससे पहले तो कुछ भी पे नहीं कर रखा, राइट। तो उससे पहले तो कंपनी ने कुछ भी नहीं पे किया, तो इस पे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा? इस पे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा वो मुझे बताइए। इस पे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बनेगा? तो फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं इंटरेस्ट का अमाउंट आपसे पूछूं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के लिए अगर इंटरेस्ट का अमाउंट पूछूं तो इंटरेस्ट कितने पे लगेगा वो बताइए। सर सीधी सी बात है, कंपनी ने अभी तक कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, राइट। कुछ भी पेमेंट नहीं किया तो पूरे 5,000 पे इंटरेस्ट हम लेंगे। पूरे 5,000 रुपये पे इंटरेस्ट लेंगे। 5,000 इंटू जो भी आपका परसेंटेज का रेट है। कितना परसेंटेज का इंटरेस्ट का रेट है? 8%। तो यहाँ पे 8% कर देंगे इंटू आपके पास में 8%, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा सर? 5,000 इंटू 8%। 5,000 इंटू 8%, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है? 5,000 इंटू 8% आपका आ रहा है 400, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप के अंदर फर्स्ट ईयर के एंड में 400 इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ वो समझिए। फर्स्ट ईयर का एंड आया, कंपनी ने 400 रुपीज़ इंटरेस्ट तो पे किया ही किया, प्लस उसने 1,000 रुपीज़ हमको पे कर दिया। 5,000 रुपये पे करना था, 1,000 इंस्टॉलमेंट ने कंपनी ने हमको दे दिया। अब लेना कितना बनता है? 4,000। सेकेंड ईयर एंड आया, ठीक है। सेकेंड ईयर के एंड में अब हमें कितना लेना है? 4,000 रुपये लेने हैं। कंपनी 1,000 रुपये लेके आया है और इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो आपसे पूछ रहा है। तो इंटरेस्ट कितना लेंगे? सीधी सी बात है, जो पे हो गया उस पे नहीं लेंगे, बाकी का अनपेड अमाउंट पे हम लेंगे। अनपेड अमाउंट कितना होगा सेकेंड ईयर के एंड में? तो सीधी सी बात है, पहले तो 5,000 था, इसमें से 1,000 इसी साल दे दिया गया था। तो अनपेड अमाउंट कितना है? 4,000, ठीक है। 1,000 मिल चुका था, तो 4,000 इंटू 8%, मतलब कि 4,000 इंटू 8%। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना हुआ? 320 रुपीज़, ठीक है। तो 320, क्लियर। 320 सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट बन गया। अब थर्ड ईयर का एंड आया। थर्ड ईयर के एंड में कहता है कि हम 1,000 रुपये लेके आए और इंटरेस्ट बता दो। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करके दे देते हैं थर्ड ईयर के एंड में। मतलब कि थर्ड ईयर के एंड तक आप कितना पे कर चुके हैं? 2,000 रुपीज़। 5,000 में से 2,000 रुपीज़ पे हो चुका है। तो 5,000 में से 2,000 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 3,000। तो 3,000 पे इंटू 8%, तो 3,000 इंटू 8%, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 240 रुपीज़, ठीक है। तो 240 रुपीज़ आपके पास में ये इंटरेस्ट बन जाएगा, ओके। और उसी के साथ हमें 1,000 रुपये कंपनी और पे कर देगी।
फिर फोर्थ ईयर का एंड आएगा, फोर्थ ईयर के एंड में 1000 रुपीज़ लेके आएगी कंपनी और कहेगी इंटरेस्ट बता दो कितना पे करना है। तो हम कहेंगे कि अब तक आप जो है टोटल 3000 पे कर चुके हैं, अनपेड कितना रहा, अनपेड रहा 2000, ठीक है, अनपेड कितना रहा 2000 पे इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे 2000 इंटू 8%, ठीक है, तो 2000 इंटू 8% 160 रुपीज़, तो यहाँ पे 160 रुपीज़, ओके। और यहाँ पे अब फिफ्थ ईयर के एंड में जब कंपनी आएगी तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना पेमेंट बाकी है। सर 1000 ही बाकी है, क्योंकि अब तक 4000 हमें मिल चुका है इंटरेस्ट के साथ, अब 1000 बाकी है, तो 1000 पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे और 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले लेंगे और काम खत्म। तो 1000 इंटू 8%, मतलब कि 80 रुपीज़, 1000 इंटू 8%, तो ये 80 रुपीज़ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 80, और इस तरीके से अमोर्टाइजेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कंपनी यहाँ पे ये इस तरीके से पेमेंट कर रही है तो चलो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। मतलब कि आज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे ईयर 1 की, यहाँ पे, ठीक है, आज हम यहाँ पे खड़े हैं ईयर 1 के, ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमें, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े, मतलब कि अभी ये साल ख़त्म नहीं हुए, हमने तो यहाँ पे एस्टिमेटेड लगा लिया है कि इस तरीके से कंपनी हमें पे करेगी। लेकिन ये कहना चाहता है कि सीधी सी बात है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी वो बताइए। मतलब कि प्रेजेंट वैल्यू का मतलब आप समझते हैं, प्रेजेंट वैल्यू का मतलब होता है कि आज जो 400 रुपये में चीज़ मिल रही है, ठीक है, फ्यूचर में क्या 400 रुपये की चीज़ उतनी मिलेगी, मतलब कि 400 रुपीज़ की जितनी वैल्यू आज है, क्या फ्यूचर में भी उतनी ही रहेगी? आंसर इज़ नो, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो चीज़ आज हमें मिल रही है, फॉर एग्जांपल 400 रुपये की जो वैल्यू है, जितनी चीज़ें हमें आज मिल रही है, 5 साल बाद, 5 ईयर के बाद, ठीक है, आफ्टर, क्या 400 रुपये की इतनी ही चीज़ मिलेगी? आंसर इज़ नो। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आज जो 400 रुपये की चीज़ हमें मिल रही है, ठीक है, इतनी चीज़ मिल रही है, हो सकता है वो फ्यूचर में इतनी ही मिले, ठीक है। मतलब कि अगर हम देखें तो 400 की कहीं ना कहीं वैल्यू जो है वो डाउन होती जा रही है। पहले जो 400 रुपये में मिला करता था वो आज नहीं मिलेगा, आज उसकी वैल्यू हो सकती है कि 300 रुपये जितनी हो चुकी है। मतलब कि 400 रुपये में 300 रुपये का सामान मिल रहा है आज। पहले 400 रुपये में जितना मिलता था उतना 5 साल बाद देखें तो 300 रुपये में जितना मिलता था पहले के हिसाब से, वो उतना आज मिल रहा है 400 में, ठीक है। महंगाई आप देख सकते हैं कि आप एक लैंड का भी एग्जांपल दे सकते हैं कि 1 लाख की लैंड है, ठीक है, लैंड 1 लाख रुपए की है, ठीक है, जो कि हमें 2018 में मिल रहा है। अगर 2023 में देखा जाए तो वही 1 लाख की लैंड मिल रही है 5 लाख में, ठीक है। मतलब कि 1 लाख की वैल्यू का जो भी लैंड था वो हमें 2023 में कितना दिख रहा है? 5 लाख का। मतलब कि जो पहले 1 लाख में मिलता था वो आज कितने में मिलेगा? 5 लाख। तो 1 लाख की वैल्यू कितनी हो गई है? 5 लाख हो चुकी है, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे देखने को मिलती है। तो वो कहना चाहता है, क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि बॉन्ड हमने 5000 के यहाँ पे परचेस कर रखे, जिसका अमोर्टाइजेशन होगा फ्यूचर के हिसाब से, उसकी टोटल आज मुझे वैल्यू देखनी है। मतलब कि यहाँ पे ये कहना चाहता है कि 2023 में 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख, ठीक है। आज मैं यहाँ पे 2018 को यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे हम खड़े हैं और हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में जो 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी होगी, तो वो है 1 लाख। तो इस क्वेश्चन में हमें ये 1 लाख गायब कर दिया गया है। क्वेश्चन में हमें ये दिखा दिया, हमने क्वेश्चन में ये देख रखा है कि 5 लाख रुपए मिलने वाले, किस तरीके से, तो यहाँ पे हमने दे रखा है कि फ्यूचर में इस तरीके से पेमेंट मिलने वाला है, इंटरेस्ट और अमोर्टाइजेशन, लेकिन उसकी प्रेजेंट में वैल्यू कितनी है वो क्वेश्चन ने गायब कर दिया, और वो आपसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट में वैल्यू कितनी होगी वो निकालिए। तो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास में होता है। एक चैप्टर आप पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके अंदर डिटेल में पढ़ना होता है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है तो हम बता देते हैं, बाकी इसे हम पेंडिंग रखते हैं, लेकिन यहाँ पे है तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट वैल्यू निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो कि है फॉर्मूला 1/1 + r⁴n, ठीक है।
1/1 प्लस आर की पावर एन, ये आपका फॉर्मूला होता है। कैसे सोल्व करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले एन का मतलब होता है ईयर, ठीक है। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है ईयर। जिस भी ईयर की बात कर रहे हैं, सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं, थर्ड ईयर की, वो चीज़। तो यहाँ पे हम वो देखते हैं, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बता दीजिए। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर की पावर एन। आर का मतलब होता है रेट, ठीक है, यही फॉर्मूला है। 1/1 प्लस आर की पावर एन। आर का मतलब होता है रेट। रेट ऑलवेज क्वेश्चन में दे रखता है, क्वेश्चन हमें कोई रेट एज्यूम करना नहीं होता। प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो रेट होता है ऑलवेज क्वेश्चन देगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे दे रखा है कि वो कितना रिटर्न चाहते हैं। रेट का मतलब होता है रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 6%। तो यहाँ पे आर की जगह हमें यहाँ पे 6% पुट करना है। 1 प्लस 6% इसकी पावर एन। एन का मतलब कौन से ईयर के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, देखिए यहाँ पे हमें सिंपली वैल्यू पुट करना है, बस और कुछ नहीं। अगर फर्स्ट ईयर यहाँ पे मैं आपको जो है ड्रॉ कर देते हैं हम, तो यहाँ पे ईयर की बात करें तो हमारे पास टोटल कितने साल से यहाँ पे कितने साल हैं। तो यहाँ पे कहता है ये 5 साल है टोटल, तो 5 साल यहाँ पे लिख देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए, फर्स्ट ईयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1/1 प्लस 6% इंटू एन। एन का मतलब कौन सा ईयर चल रहा है, फर्स्ट ईयर, तो यहाँ पे पावर 1 करेंगे। इसके बाद यहाँ पे 1/1 प्लस आर। आर कितना है, 6%, उसकी पावर कितना, ईयर कौन सा चल रहा है, 2, तो उसकी पावर 2। यहाँ पे 1/1 प्लस 6%, इसकी पावर कितना करना है, 3, तो 3। इसके बाद 1/1 प्लस 6%, ठीक है, इसकी पावर कितना करेंगे, कौन सा ईयर चल रहा है, 4, 4, ठीक है। 1/1 प्लस 6% की पावर कितना, कौन सा ईयर चल रहा है, फिफ्थ ईयर, तो फिफ्थ ईयर, ठीक है। अब इसे सोल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है, आप कैलकुलेटर ले लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। और वो ट्रिक जो है वो इसी नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी, आगे आगे मैं ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स के अंदर ही मिलेगी आपको। यहाँ पे कहीं पे भी रिवीजन के टाइम दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ले लेना है। सबसे पहले कैलकुलेटर में ये चीज़ आपको पुट करनी है, 1 लिखना है, 1, फिर डिवाइड बाई का साइन, डिवाइड बाई 1 प्लस 6%। 1 प्लस 6% का मतलब होता है 1 डिवाइड बाई हमें करना है 1.06, ठीक है। यही आपका निकल के आता है इसका मतलब। तो हमें कैलकुलेटर में ये आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1 डिवाइड बाई 1.06। तो यहाँ पे आपके सामने आंसर आ रहा होगा 0.94। कुछ पॉइंट के बाद 4 चीज़ें आप लेंगे, ठीक है, 4 पॉइंट तक चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, 9434 इस तरीके से, ठीक है। 94339 इस तरीके से है, तो यहाँ पे 4 कर देते हैं हम राउंड फिगर। तो यहाँ पे 0.9434 ये आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे सिंपली यहाँ पे कुछ यहाँ पे प्रेस नहीं करना है, सिंपली अब ये चीज़ आपके सामने जो दिख रही है कैलकुलेटर में 0.943396 इस तरीके से। अब सिंपली आपको इक्वल टू प्रेस करते जाना है, इक्वल टू प्रेस करेंगे आपका आगे का ईयर्स का जो अमाउंट है वो मिलता जाएगा। मतलब कि एक बार इक्वल टू प्रेस किया तो आपके सामने आंसर आएगा 0.8899, ठीक है। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 0.8396। इसके बाद और एक बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 0.7920। इसके बाद और एक बार भी इक्वल टू प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0.7472, ठीक है। ये आपके पास में आंसर आ गए। इससे हमें क्या करना होता है, इससे हमें अमाउंट की मल्टीप्लाई कर देनी होती है, जिस भी ईयर का जो भी अमाउंट है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, आंसर खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हमारे पास में अमाउंट कितना है, तो 1000 प्लस 400, ये 1400 अमाउंट है। यहाँ पे आपका अमाउंट जो है वो 1400 है, तो यहाँ पे 1400 लिखना है, ठीक है। 1400 इंटू फर्स्ट ईयर का पीवी फैक्टर कितना है, तो 0.94
9434 ये आपको कर देना है। इसके बाद सेकेंड ईयर का अमाउंट देखें तो 1320 है। 1320 इंटू सेकेंड ईयर का पी फैक्टर कितना है 0.8899। ठीक है। थर्ड ईयर का अमाउंट कितना है 1240 इंटू थर्ड ईयर का पी फैक्टर कितना है, थर्ड ईयर का पी फैक्टर है 0.8396। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे थर्ड ईयर में कितना अमाउंट है 1160 इंटू करेंगे फोर्थ ईयर का पी फैक्टर कितना है 0.7920। ठीक है। और यहाँ पे थर्ड ईयर में टोटल अमाउंट कितना है 1080 इंटू फिफ्थ ईयर का पी फैक्टर 0.7472। ठीक है। इसका अमाउंट निकाल लीजिए, आपके पास में प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। इसका टोटल करेंगे, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स मिल जाएगा। यहाँ पे अगर हम अमाउंट निकालें तो सबसे पहले 1400 है इंटू 0.9434, तो ये आंसर आएगा 1320.76। ठीक है। इसके बाद 1320 इंटू 0.8899, तो ये आपका आंसर आएगा 1174.668। इसके बाद 1240 इंटू 0.8396। ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा 1041.104। ओके। 1160 इंटू 0.7920, तो ये आंसर आएगा 918.72। और यहाँ पे 1080 इंटू 0.7472, तो ये आपका आंसर आएगा 806.976। ठीक है। इसका अगर टोटल आप निकाल लेंगे, ठीक है, तो टोटल कितना आ रहा है वो टोटल लिख लीजिए। ठीक है। तो इसका टोटल हम निकालें तो इसका टोटल आई थिंक इतना आना चाहिए 5262 पॉइंट, यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना टोटल जो आ रहा है इसका वो 5262.228, ये आपका आंसर आ रहा है। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या आंसर मैच हो रहा है। तो ये आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पे देख लीजिए आंसर मैच हो रहा है। ठीक है। पॉइंट के बाद थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्योंकि हमारा यहाँ पे डिफरेंस हो, लेकिन आंसर करेक्ट है। तो 5262.228 ये आंसर है, मैच हो रहा है। आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेप आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको यहाँ पे समझाने के लिए मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन अमाउंट प्लस करेंगे इंटरेस्ट, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका टोटल जो आपका अमाउंट होगा वो आपका आ जाएगा। 3 स्टेप में काम करना है। ऑल अमाउंट जो आपका जो अमोर्टाइजेशन वाला है सबसे पहले वो कैलकुलेट करिए, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालिए। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलती है, फॉर्मूला है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर n। इस तरीके से प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। प्रेजेंट वैल्यू हर साल के लिए आपको देखना होता है, n मतलब कि जिस ईयर में कैलकुलेशन कर रहे हैं उतनी पावर करनी है। ठीक है। सेकेंड ईयर के लिए 2, थर्ड ईयर के लिए 3, फोर्थ ईयर के लिए 4। अमोर्टाइजेशन ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का निकालने का स्टेप क्या है, सिंपली कैलकुलेटर आपको लेना है। ठीक है। कैलकुलेटर आपको ले लेना है और कैलकुलेटर में आपको सिंपली क्या प्रेस करना है, स्टेप 1 आपको प्रेस करना है कि आपको 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर जितना भी है वो आपको लिख लेना है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में 6% था तो 1 डिवाइड बाई 1.06 हमने लिख दिया। उसके बाद सिंपली प्रेस करना है आपको, सिंपली हमें फिर प्रेस करते चलना है इक्वल टू। ठीक है। प्रेस करना है हमें इक्वल टू का साइन, इक्वल टू का आप साइन सिंपली प्रेस करते चलेंगे और आपके पास में आंसर आता जाएगा। ठीक है। प्रेस करना है 4 ईयर 2 3 4। ठीक है। इस तरीके से ईयर 1 का तो यहीं पे मिल जाएगा आपका, 1 डिवाइड बाई 1.06 करेंगे तो ईयर 1 का मिलेगा जैसे कि हमने यहाँ पे किया।
इसके बाद इक्वल टू प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे आंसर मिलता जाएगा, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन में वापस से पढ़ना है। लेकिन यहाँ पे छोटा सा पॉइंट था तो देख लिया हमने, ये आपको समझ आया तो ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में डिटेल में हमें ये चीज़ पढ़नी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी थी प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें अमाउंट की ज़रूरत होती है, और अमाउंट हमने सबसे पहले स्टेप 1 और 2 से निकाला, जो हमारा अमाउंट यहाँ पे निकल के आया। इसी को ही हमें प्रेजेंट वैल्यू में करना पड़ेगा कन्वर्ट, जो हमें यहाँ पे मिल चुका। मतलब कि आज अगर देखा जाए तो 5,000 में जो बॉन्ड्स मिल रहा है उसकी वैल्यू हमें कितनी होगी, उसकी वैल्यू जिस तरीके से हमें पेमेंट मिल रहा है उस तरीके से उसकी वैल्यू होगी 5,262। ये दिखाता है हमें प्रेजेंट वैल्यू, ये हमें दिखाता है कि आज अगर 5,000 हम पे कर रहे हैं तो क्या उसमें कोई फ़ायदा है। तो आंसर इज़ यस, फ़ायदा है, क्योंकि 5,000 देने पे हमें 5,200 5,262 रुपीज़ की हमें जो है चीज़ें मिल रही है, ठीक है। तो फ़ायदा बिल्कुल मिल रहा है, तो हमें इसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में है, इतना सिंपल सा पॉइंट होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड। तो हमें क्या करना होता है, अमाउंट निकालिए जो अमोर्टाइज होने वाला है, स्टेप 1। स्टेप 2 इंटरेस्ट निकालिए, और स्टेप 3 में इन दोनों का टोटल करना है और उसे प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर की पावर n, जिसके लिए मैं शॉर्टकट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैलकुलेटर में आपको इक्वल टू प्रेस करना है, और बिल्कुल एग्जाम में इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने कवर कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, इतनी चीज़ें आपको जो है वापस से रिवाइज करनी होगी। ये पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वापस अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ये फर्स्ट पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, यहाँ पे आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, ठीक है।